तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे द नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे, जहाँ पे हम द हिंदू से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स होते हैं उनको बहुत ही विस्तार में कवर करते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी करंट अफेयर्स का प्रश्न ना छूटने पाए दोस्तों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे आज के इस सेशन में। और इसके साथ ही हम आपको देते हैं एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हो सकता है प्रीवियस ईयर का, प्लेसेस इन न्यूज़ से हो सकता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, किसी से भी चीज़ से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। और साथ ही दोस्तों आपको मालूम होगा, फॉलो करते हैं तो उस क्वेश्चन से संबंधित कोई ना कोई बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पूरे डिस्कशन में मौजूद होता है। तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और वहाँ से उसका आंसर देने का प्रयास करिए, बाकी हम आंसर लास्ट में देख लेंगे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन और देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। और मित्रों, मुझे मालूम है आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, मेहनत करके जब आप थक जाएंगे तो उसका तो वो एक थकावट होती है, लेकिन रिग्रेट की जो थकावट होती है ना, पूरी लाइफ टाइम आपके साथ में रहती है। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो ये रिग्रेट वाली जो थकावट है वो मत रहने दीजिएगा। आप फिजिकल टायर्डनेस हो सकती है, आप पढ़ेंगे, मेंटल टायर्डनेस हो सकती है, लेकिन जो रिग्रेट होगा ना वो लाइफ टाइम तक रह जाएगा आपके साथ में। तो कोशिश करिए कि ये रिग्रेट ना रह जाए। जीत हार लगी रहती है दोस्तों, हम नहीं जानते होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि हम कोशिश पूरी करें, 100% दें, जिससे कल को जा करके हम ये अपने आप से क्वेश्चन ज़रूर पूछ सके कि क्या हमने 100% दिया है कि नहीं दिया था। चाहे हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन हमें इस बात का रिग्रेट तो एटलीस्ट नहीं होगा कि हमने, अगर हम उस तैयारी के दौरान में थे, हम पढ़ाई के दौरान में थे, तो हमने 100% अपना उसमें इन्वेस्ट किया था कि नहीं किया था। तो इसी के साथ में दोस्तों अपना 100% इन्वेस्ट करिए। पीसीएस का एग्ज़ाम तो बेहद ही नज़दीक है, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है दोस्तों। तो अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल भी इधर उधर टाइम में वेस्ट करिए अपना, बिल्कुल भी लग जाइए। होगा ही क्यों नहीं होगा। अगर आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने बाद में भी थोड़ी स्टार्ट करी है तो भी ये टाइम है एकदम से कमर कस लेने का और शुरू हो जाने का दोस्तों। देखिए, बहुत से लोग 5-5 10-10 साल से भी तैयारी कर रहे होते हैं तो भी नहीं निकलता, लेकिन कोई बच्चा आता है साल 2 साल में भी, साल 2 साल की तैयारी में जो है वो एग्ज़ाम को क्रैक करके ले जाता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि कोई बहुत पहले से लगा है तो वही क्रैक करेगा और जो थोड़ा बाद में आया हो वो क्रैक नहीं करेगा। तो आप इस उम्मीद के साथ में करिए, उम्मीद पे ही पूरी दुनिया टिकी है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं हम कि क्या है हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। ये देखिए, आज का हमारा पहला आर्टिकल है, वेस्ट पुशिंग रशिया क्लोजर टू चाइना सेज जयशंकर। दूसरा आर्टिकल हमारा होगा, डेली अप्रोचेस मॉस्को फॉर अर्ली डिस्चार्ज ऑफ इंडियन आर्मी हेल्प्स नो नीड। मनीष जी एक मिनट रुकिएगा। तो हमारा दूसरा आर्टिकल है दोस्तों, डेली अप्रोचेस मॉस्को फॉर अर्ली डिस्चार्ज ऑफ इंडियन आर्मी हेल्पर्स नो नीड। देखिए, ये जो है बात हुई थी, जो मैंने कल के भी आर्टिकल में डिस्कशन किया था। तो अब हमारी जो है यहाँ पे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो है इसमें लग चुकी है, जो रशिया में हमारे सिटीजन्स हैं वहाँ पे, उनको वहाँ से बचाने के लिए। तो अगला आर्टिकल होगा हमारा दोस्तों तीसरा, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस तमिलनाडु गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इन मद्रास हाई कोर्ट अगेंस्ट ईडीज माइनिंग केस। ये वाला कल का है दोस्तों, सॉरी इसके लिए। ये अगला आर्टिकल ये है हमारा तीसरा, वो इसमें ऐड हो गया है तो उसके लिए सॉरी। हम अपने आर्टिकल पे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस तमिलनाडु गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इन मद्रास हाई कोर्ट अगेंस्ट ईडी माइनिंग केस। देखिए, ईडी का जो है माइनिंग केस था, उस पे लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट और जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने ऐसे ईडी को लेकर के आप जो है मद्रास हाई कोर्ट में कैसे पहुंच गए, आपको क्या प्रॉब्लम थी अगर ईडी कहीं पे जो है जांच कर रही थी, कुछ कर रही थी। तो ऐसे कुछ न्यूज़ है उसको हम देखेंगे। इसके साथ में ईडी कंटिन्यूसली न्यूज़ में बना हुआ है, कंटिन्यूसली हमने पहले भी एक बार आपको बताया है, लेकिन हम फिर से थोड़ा सा रिवीजन मार लेंगे ईडी का कि ईडी क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, कैसे इसकी जो है स्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे ईडी के बारे में एक बार फिर से देख लेंगे, जिससे ये मेमोरी हमारी ताज़ा हो जाएगी। अगला होगा दोस्तों, इसरो पापा डिटेक्ट सोलर विंड इम्पैक्ट ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन, पीएपीए। अब देखो, पीए है फुल फॉर्म में, तो अब ये पापा ही दिख रहा है तो मुझे पापा ही बोलना है दोस्तों इसको। तो पापा डिटेक्ट सोलर विंड इम्पैक्ट ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन। पांचवा होगा, आरबीआई आस्क एनपीसीआई टू एग्जामिन
ON97, मतलब ये ON97 क्या थी, पेरेंटल कंपनी है आपकी पेटीएम की, TPAP एप्लीकेशन, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पे एनपीसीआई के बारे में क्या कहा है आरबीआई ने कि भैया तुम अब जो है जो पेटीएम है अब उसकी पूरी वो मझधार में चल रही है, तो उसकी नैया को पार लगाओ। एनपीसीआई से उन्होंने जो है रिक्वेस्ट करी हुई है पेटीएम ने भी कि आप हमारी जो है एक तरीके से जो पेटीएम पेमेंट बैंक था वो जो है अब उसको एकदम से ही आरबीआई ने बंद करने की कोशिश कर ली है कि कहा है कि अब तुम काम नहीं कर सकते भैया। तो यहाँ पे फिर जो है पेटीएम ने कहा कि अब हमारी जो है नैया को पार लगाओ। कौन, एनपीसीआई से उन्होंने जो है रिक्वेस्ट करी है, आरबीआई एनपीसीआई से बोला है कि अब आप देख लीजिए अगर ऐसा कर सकते हैं तो सोचिएगा। तो इसमें थोड़ी सी न्यूज़ है, देख लेंगे हम, इकोनॉमी से संबंधित न्यूज़ है। सेंटर अमेंड्स सरोगेसी रूल्स अलाउज कपल्स टू यूज डोनर गैमेट्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सरोगेसी से लेकर के। जो सरोगेसी रूल आया था, रेगुलेशन रूल आया था, वो जो है 2021 का, उसमें कुछ चेंजेस करी है हमारी गवर्नमेंट ने। 2023 में कुछ चेंज किया था जिसको लेकर के लोग कोर्ट में पहुंच गए थे, तो फिर से उसमें कुछ चेंज किया है, वो देखेंगे कि चेंज क्या किया हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने। और अगला आर्टिकल होगा हमारा, विल सरोगेसी बाय अ सिंगल वुमेन अफेक्ट चाइल्ड्स लेजिटिमेसी, सुप्रीम कोर्ट। और उसी से संबंधित एक और जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही क्वेश्चन किया वहाँ पे, जो उसके लिए हमारी लॉयर अपीयर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उनसे पूछा कि जो भैया सिंगल मदर्स हैं उनके लिए क्या उनका जो बच्चा होगा वो लेजिटिमेट होगा, वैध होगा कि कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए आपके पास क्या लॉ है। तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि उन्होंने क्या बात कही है। देखिए क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, ये मैंने आर्टिकल भी है हमारे पास, PAPA इज अ पेलोड ऑफ, पापा इज अ पेलोड ऑफ, ये किसका पेलोड है, ठीक है। पेलोड होगा, आप जानते हैं चंद्रयान में भी पेलोड है और एस्ट्रोसैट था उसमें भी, आपके आदित्य L1 में भी। तो आपको बताना है ये सब मिला करके किनका जो है पेलोड है। पहला चंद्रयान 3 का, ये चंद्रयान 2 का था, या ये आदित्य L1 का है, और ये नन ऑफ द अबव है। आपको इसमें से आंसर देना है। मैं इसको आज हमने हिंदी में दिया नहीं, मैं हिंदी में बोल देती हूँ। पापा पेलोड किससे संबंधित है, पहला चंद्रयान 3 से, दूसरा चंद्रयान 2 से, तीसरा आदित्य L1 से, और चौथा इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो चल लेते हैं हम अपने पहले आर्टिकल की तरफ और देख लेते हैं हमारा पहला आर्टिकल क्या कह रहा है दोस्तों। दैट इज अ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेस्ट पुशिंग रशियन क्लोजर टू चाइना सेज जयशंकर। हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर जी हैं, काफ़ी डैशिंग मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने बोला है कि जो ये वेस्ट हैं उनको एक अलग थलग करके, रशिया को एकदम से अलग थलग करके वो उसको एक तरीके से पुश कर रहे हैं कि वो चाइना से जा करके अपने रिश्तों को ज़्यादा मजबूत करे, क्योंकि उसके पास जब ऑप्शन ही नहीं बचेगा तो उसको अल्टीमेटली कौन दिखाई देगा, चाइना दिखाई देगा। और यहाँ पे चाइना तो इस मौके की तलाश में रहता है कि कब कौन सी कंट्री को अपने जो है कब्जे में ले लिया जाए और उससे अपने फ़ायदे को निकलवाया जाए। तो चाइना की तो ये पॉलिसी रहती है ये सारे काम करने की। और आप अभी देख ही रहे हैं कि मालदीव में उनका रिसर्च वेसल शियांग हांग O3 जो था, कल ही मैंने आपको बताया था, वो पहुंच चुका है, जिसको लेकर के हमने काफ़ी इशू रेज किए थे, कंसर्न रेज किया था हमने कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते। तो उसके लिए उन्होंने कुछ अलग ही जवाब दिया था। देखते हैं अब आगे क्या होता है उसमें। जबकि यहाँ पे अमेरिकन थिंक टैंक ने भी बता दिया है कि काफ़ी हाई टेक जो है रिसर्च वेसल है, अमेरिका ने भी बोल दिया था। तो लेकिन इन्होंने फिर रशिया ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे जब वो हमारे ट्रैकिंग सिस्टम, हमारी जो ट्रैकिंग डिवाइस है उसमें ट्रैक ही नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रिसर्च वेसल ही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कर रखा होगा जिससे कि हमारी ट्रैकिंग डिवाइस, जो इंडियन ट्रैकिंग डिवाइस है, उसको ट्रैक ही नहीं कर पा रही। उन्होंने सब कुछ बंद कर रखा है, वो सबमरीन वगैरह। तो ये चीज़ें थी। तो ये अब यहाँ पे यही हमारे जयशंकर प्रसाद जी भी कह रहे हैं, जो हमारे रायसीना डायलॉग चल रहा है, 2016 से चलता था, 9वां एडिशन चल रहा है अभी ये रायसीना डायलॉग का। रायसीना डायलॉग आप समझ रहे हैं, रायसीना जो हिल्स है वहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट सारी बिल्डिंग्स है रायसीना हिल्स पे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हो, PMO ऑफिस हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का मतलब वो भवन हो। तो ये सारी चीज़ें वहीं पे, तो वहीं पे ही ये चल रहा है जहाँ पे सारे फॉरेन के मिनिस्टर्स वगैरह इकट्ठे होते हैं और चीज़ों को लेकर के आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा जयशंकर प्रसाद जी ने कि भैया आप लोग ऐसा मत करो, जो वेस्ट है, वेस्ट के लोग अलग थलग करके रशिया को उसको एक तरीके से जो है चाइना की तरफ पुश कर रहे हैं, जिससे वो चाइना से जा करके और ज़्यादा गठजोड़ बनाए। और इससे जो है इंडिया की भी प्रॉब्लम बढ़ तो सकती है, जाहिर सी बात है इंडिया की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। देखिए, स्पीकिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एनुअल रायसीना डायलॉग, ये करवाता कौन है एनुअल रायसीना डायलॉग? ये करवाती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसको कंडक्ट कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कंडक्ट करवाती है। मिस्टर जयशंकर ऑल्सो सेड दैट चाइना शुड not be allowed to play mind games that deter countries from working with other partners.
चाइना को इस तरीके से हम माइंड गेम खेलने की परमिशन नहीं दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए हमें, जिससे कि वो जो है हमारी और पार्टनर के साथ हमारी काम करने की जो है सुगमता है उसको बाधित करे। चाइना चाइना तो चाहता ही है किसी ना किसी तरीके से इंडिया को जो है बैक फुट पे लेकर के आया जाए दोस्तों। और यहीं पे ही इनके साथ साथ में कुछ और भी चीज़ें कही गई थी। वो क्या कही गई थी कि हिटिंग आउट चाइना फॉर ब्रेकिंग अग्रीमेंट्स एंड चेंजिंग इट्स बिहेवियर एट द बॉर्डर सिंस द एलएसी स्टैंड ऑफ इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर का डिस्प्यूट हुआ था 2020 का, आप जानते हैं कितने जवान उसमें हमारे भी मारे गए थे, चाइना के भी जो है उसमें उनकी भी डेथ हुई थी, हमारे कितने जवान शहीद हुए थे वहां पे। तो इसको भी उन्होंने पॉइंट आउट किया और उसके बाद कहा द मिनिस्टर indicated that China wants the border issues to be resolved while not bringing other international players। चाइना कहता है, जब भी चाइना से बात होती है कि भैया चलो बॉर्डर इशू को सुलझा लेते, तो चाइना कहेगा नहीं नहीं, किसी भी बाहरी इंसान को यहाँ पे बुला करके मत ले आओ, हम दोनों आपस में ही सुलझा लेंगे। और वो क्या करता है फिर, वो सोचता है कि अपने मिलिट्री पावर को दिखा करके हम इसके जो है इनके बॉर्डर पे कब्जा जमा लें और इससे जो है सिर्फ हम ही दो लोग के बीच में बात रहेगी, तो कोई और इंटरवेंशन नहीं होगा, तो हमारे ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, तो इससे हम चीज़ों को ऐसा कर लेंगे। तो जैसे यूएसए इसमें जो है इंटरवेन करने की कोशिश कर रहा था, भारत ने जो है यूएसए से बात करी थी, तो उसने सोचा कि चलो भैया हम इनकी जो है प्रॉब्लम को थोड़ा सा सुलझवा देते, लेकिन चाइना कहा नहीं नहीं, हम जो है ये हमारा और तुम्हारा मामला है, हमारा आपसी पर्सनल मामला है, तो हम इसको आपस में ही सुलझा लेंगे। लेकिन चाइना इसी चालाकी को फॉलो करते, उसकी आप जानते हैं वुल्फ वॉरियर स्ट्रेटजी रहती है कि किसी भी चीज़ को अपने बहुत ही क्या एग्रेसिव वे में बता करके उसको सही साबित कर देना अपनी चीज़ों को कि हाँ हमने ये चीज़ें बहुत सही से करी। तो ये एक तरीके की वुल्फ वॉरियर पॉलिसी इनकी कही जाती है। और आसपास के जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनको किसी तरीके का ल्योर करके प्रलोभन दे करके उनको अपने जो है साइड में करना, ये सारी पॉलिसी रहती है चाइना की। प्लेयर्स नेमली द यूएस इनटू इंडियाज स्ट्रेटेजिक calculus, the mind games which will be played would be that it is just bet between the two of us that no other country should exist in our relationship। यही कह रहे हैं कि जो माइंड गेम खेलता है चाइना की, नहीं कोई और कंट्री हमारे बीच में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, बस हमारे दो के बीच का मामला होना चाहिए। मिस्टर जयशंकर से ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन थिंक टैंक्स ही सेड इंडिया वुडंट गिव another country which is clearly a competitive country a veto over our policy। हम किसी और कंट्री को ऐसा वीटो नहीं दे सकते हैं हमारी पॉलिसी के ऊपर कि हम कोई लेकर के जाए। देखिए जो P5 कंट्रीज़ हैं और जो है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कंट्रीज़ है जिनके पास वीटो का पावर है, अब उनके वो वहाँ पे कोई भी इंडिया को लेकर के जब उसकी मेंबरशिप को लेकर के हम सिक्योरिटी काउंसिल में गए कि हमारा इंडिया का भी मेंबर होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का, क्योंकि इस रीजन से तो एक चाइना ही है वहाँ पे और बाकी इधर के रीजन से कोई नहीं है। इंडिया भी एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डेमोक्रेसी है हमारी इंडिया की पूरे वर्ल्ड में, तो हमारा भी एक रिप्रेजेंटेशन काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए, जो बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण डिसीजंस लेती है वर्ल्ड के लेवल पे। जो भी विश्व में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही होती है उस पर बहुत बेहद महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का काम कौन करता है, यूएन की जो है सिक्योरिटी काउंसिल करती है। तो इंडिया का भी आर्ग्यूमेंट था भैया हमें भी वहाँ पे होना चाहिए, और एक तो अफ्रीका को भी वहाँ पे होना चाहिए, तो अफ्रीका ने भी तो सपोर्ट किया ही था। लेकिन यहाँ पे चाइना बार बार आ जाता है बीच में कि नहीं नहीं इंडिया को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा पड़ोसी है, अब उसको भी मालूम है कि कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी तो फिर इंडिया भी हमारे पूरे कॉम्पिटिशन में आ जाएगा। अभी तो एक तरीके से हम अपना जो है मोनोपोली रखते हैं इस क्षेत्र में यूएन के काउंसिल में पूरे एशिया के लेवल पे, तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन बात यह है कि इंडिया को भी तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम इतनी बड़ी कंट्री हैं आज के टाइम पे। अब तो हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है दोस्तों, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही इंडिया के लिए कि हमें होना ही है वहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे उन्होंने कही और आगे कहा मिस्टर जयशंकर कमेंट्स वेंट सिग्निफिकेंट एज दे कम अ डे आफ्टर डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर। देखिए यहाँ पे एक हुआ था हमारा इंडिया इंडस एक्स फोरम इन दिल्ली में, ये 2023 में लॉन्च किया गया था, जून 2023 में इंडस एक्स लॉन्च किया गया था इंडिया और यूएस के बीच में। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे अभी। इसमें उन्होंने कहा कि जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर गिरधर अरामाने, उन्होंने जो है इसको डांट एक तरीके से फटकार लगाते हुए चाइना को बुली कहा कि वो बुली करता है अदर कंट्रीज को, जो उसके आसपास की छोटी कंट्रीज है उनको अलग तरीके से डराने धमका करके बुली करके डराता धमकाता है, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इंडस एक्स फोरम भी हुआ यहाँ पे हमारे जो है रायसीना डायलॉग के साथ साथ में। तो इंडस एक्स फोरम क्या है वो भी हम साथ में देख लेते हैं। और आगे मिस्टर जयशंकर वॉज आस्क्ड अबाउट द कमेंट्स
as well as his own earlier statements that a non-Western P5 powers was opposing India's claim for a seat at the UN Security Council. जो P5 पावर्स हैं वो जो है इंडिया की मेंबरशिप को अपोज कर रही थी, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी उन्होंने अपोज किया, उसमें चाइना भी एक है दोस्तों। तो चलिए पहले देख लेते हैं इंडस एक्स हमारा क्या है। इंडस एक्स क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सिलरेशन इकोसिस्टम। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सिलरेशन इकोसिस्टम, ये कब लॉन्च किया गया था, जून 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था, टू एक्सपैंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड यूएस। भारत और अमेरिका के बीच में जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो गया, वो चाहे डिफेंस इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो गया, डिफेंस या सुरक्षा के क्षेत्र में हो गया, में कोऑपरेशन सहयोग को बढ़ाने के लिए, एंड बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड एकेडमिक, जो एकेडमिक लेवल पे है, एजुकेशन या यूनिवर्सिटी और इन सब एकेडमिक लेवल पे है, उसमें जो है हमारे कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए हमने इसको लॉन्च किया था इंडिया और यूएस के बीच में। इसको लीड कौन करता है, इंडियाज इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX एंड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस OSD। लीड कौन करता है इसको, इंडियाज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX करता है, और दूसरा ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस OSD, ये जो है दोनों इसको लीड करते हैं। और इनकी एक्टिविटीज क्या होती है, इंडस एक्स विल ऑर्गेनाइज सेवरल इनिशिएटिव सच एज जॉइंट प्राइस चैलेंजेस। ये हम मिलकर के कुछ इनिशिएटिव, कुछ चीज़ें जो है शुरू करेंगे, जैसे कि जॉइंट प्राइस चैलेंजेस करेंगे फॉर स्टार्टअप्स जो होती हैं, कंपनियां जो नई नई लगती हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उनके लिए कुछ ऐसी जॉइंट हम प्राइस चैलेंजेस करेंगे जिससे उनमें कंपटीशन बढ़ाया जा सके। राउंड टेबल इवेंट्स होंगे, ठीक है, गोल मेज इवेंट्स होंगे दोस्तों। मेंटोर प्रोटेज इनिशिएटिव बिटवीन मेजर primes and startups, formation of a senior advisory group among others। फॉर्मेशन ऑफ सीनियर एडवाइजरी ग्रुप्स भी बनाएंगे, जो एडवाइजरी ग्रुप्स है किसी चीज़ में एडवाइस दे सकती हैं, उनमें भी हम फॉर्मेशन करेंगे, उसका बनाएंगे। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इनिशिएटिव बिल्ड्स ऑन अ कमिटमेंट बाय द यूएस एंड इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स इन जनवरी 2023 में हमने ये इनिशिएटिव क्या कमिटमेंट किया था, यूएस और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी ने मिलकर के कमिटमेंट जनवरी में किया था, और फिर हमने जो है जून 2023 में इसको स्टार्ट कर दिया। दे कमिटेड टू लॉन्च एन इनोवेशन ब्रिज को शुरू करने का हमारा जो है ये कमिटमेंट था, तो इसको लेकर के हमने इसको लॉन्च किया, टू कनेक्ट यूएस एंड इंडियन डिफेंस स्टार्टअप्स एज अ पार्ट ऑफ द इंडस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप ICET भी सुनते होंगे, जो है ICET, ये भी डिफेंस से ही संबंधित इंडिया और यूएस का ही है ICET। मुझे इसका पूरा फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है दोस्तों, देख लीजिएगा, हम भी सॉरी इसके लिए। ICET, लेकिन ये भी इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस के सेक्टर में, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो स्पेस सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी के एकेडमिक लेवल पे, इसमें जो है कोऑपरेशन के लिए ही हमने ICET इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, शायद से 2022 में लॉन्च किया था हमने इसको, और उसी के बाद में हमने ये इंडस एक्स को लॉन्च किया था। देख लीजिएगा इसको, कोई बात नहीं है, हर कोई जो है हर कोई जो है थोड़ा सा भूल जाता है, तो हम भी भूल जाते हैं, हम भी स्टूडेंट ही हैं, आपके साथ में ही सीखने के ही प्रोसेस में है, समझ लीजिए ऐसा। हर कोई लाइफ टाइम एक स्टूडेंट ही होता है, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी बन जाए दोस्तों, उससे बड़ा ज्ञानी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो आप उसके सामने उसके स्टूडेंट ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, और जो चीज़ ना आए उसको एक्सेप्ट करना ही बहुत सबसे बड़ी जो है आपकी क्या कहते हैं वो होनी चाहिए, कि हाँ कम से कम एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो, जैसे कि जा करके बाद में इंसान उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करता है कि हाँ आगे से हम इस चीज़ को ध्यान। तो दोस्तों हमारा अब ये अगला आर्टिकल क्या है, डेली अप्रोचेस मॉस्को फॉर अर्ली डिस्चार्ज ऑफ इंडियन आर्मी हेल्पर्स। जो हमारे इंडिया के कुछ लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो कहाँ पे फंस चुके हैं, रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में। अभी तक तो हमें ऐसा मालूम नहीं था इसके पहले तक कि कोई भी इंडियंस वहाँ रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में है ऐसा काम करने वाले वहाँ पे।
लेकिन अब पता चला है कि हमारे लगभग 100 इंडियंस वहाँ पे जो है फंसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ उनको एज अ समझ लो ब्रोकर के थ्रू वहाँ पे ले जाया गया था कि आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी एज अ आर्मी हेल्पर के तौर पे, कि वहाँ पे जैसे खाना बनाना या कपड़े वपड़े साफ करना, इस टाइप के काम आपको करने पड़ेंगे वहाँ पे बॉर्डर के एरिया में जाकर के। लेकिन उन्होंने बताया भैया हमें तो इन्होंने ले जाकर के सीधे बॉर्डर पे ही खड़ा कर दिया है, और वहाँ सामने से गोलियां आ रही हैं, कितनी बार तो हम बचे हैं, एक हमारा साथी साथी की मौत भी हो गई है। तो अभी उनके घर वालों ने असदुद्दीन ओवैसी जी से जो है गुहार लगाई है कि आप गवर्नमेंट को कहिए कि उन लोगों पे कुछ काम करें, लेकर के आए वहाँ से हमारे जो है परिवार वालों को। तो यहाँ पे जो है उनको कुछ लालच दिया गया था, हमारे इंडियंस को लालच इन द सेंस कि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको 1.5 लाख की सैलरी, 1.5-2 लाख तक की सैलरी मिलेगी, और आप जो है कल के मैंने आर्टिकल में, कल या परसों के आर्टिकल में मैंने आपको बताया था, और आपको वहाँ पे काम करने के लिए मिलेगा। तो लेकिन वहाँ पे अभी वो फ्रंट लाइन पे चले गए हैं रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच में। तो अब हमारी जो है डेली उनसे बात कर रही है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री बात कर रही है कि भैया मॉस्को आप जो है कुछ करो, उनको जो है वहां से लाने के लिए अब उन्होंने इनिशिएटिव शुरू कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसकी मैप के बारे में कि हाँ ये चीज़ें कहाँ पे हैं, वो लोग कहाँ पे काम कर रहे थे। अब इनको ले जाया गया वहां पे, देखिए अराउंड 100 इंडियंस आर सेड टू हैव बीन हायर्ड बाय द रशियन आर्मी ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल से ले। तो दोस्तों देख लेते हैं मैप में कि क्या है आज का हमारा जो है, जो हमने वो रशिया के बारे में बताया कि हमारे इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए हैं, स्टक हो गए हैं, तो जिनको लाने के लिए हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री बात कर रही है, हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है मॉस्को के साथ में। तो हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैप बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं, जो प्लेसेस इन न्यूज़ में होता है। तो अब फिर से ये जगह न्यूज़ पे आई है, इसी ही जगह से क्वेश्चन भी आया हुआ था। आप देखेंगे जेपोरिजिया, ये जो जगह थी जहाँ पे इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट था, कुछ ऐसा बहुत बड़ा यूक्रेन का, तो वहाँ पे बम्बार्डिंग हो गई थी, जिसको लेकर के फिर जो है ऐसा कुछ ऑप्शंस में आपको देखोगे तो क्वेश्चन आए हुए थे। और यहाँ पे एक नदी बहती है, नाइपर नदी, ये देखिए आप, ये जा रही है यूक्रेन में नाइपर नदी, और ये कहाँ पे जा रही है, ये इधर से होते हुए ये जा रही है आपकी ब्लैक सी के आसपास। और सॉरी दोस्तों, आपको जो है ब्लैक सी से बॉर्डरिंग कंट्रीज को भी एक बार देख लेना है, ध्यान से देख लेना। और ये है आपका सी ऑफ अजोव, और ये स्टेट ऑफ कर्च होगा यहाँ पे, जो कि ब्लैक सी ऑफ अजो, और समझ लीजिए ब्लैक सी, या फिर इसके नीचे आप समझ लीजिए इसके नीचे होगा आपका मेडिटेरेनियन सी, जिसको जोड़ने का ये काम करता है आपका कर्च स्ट्रेट, किसके बीच में, सी ऑफ अजो से जो है, और इधर नीचे आपकी मेडिटेरेनियन सी होगी। तो दोस्तों मुझे थोड़ी सी खांसी आने लग रही है। तो आप ये देखिए, और ये जगह जगह कौन से हैं, जगह कुछ कुछ ऐसी हैं जो देख लीजिए, मैरियोपोल, और ये देखिए सिवेरो डोनेट्सक, सॉरी मुझे प्रोनाउंसिएशन में ये जो है रशियन प्रोनाउंसिएशन है, तो आप लोग देख लीजिएगा, सेवेरो डोनेट्सक, डोनेट्सक, ठीक है। इजी इजियम, ये है इजियम, ये है खारकीव, आपका खारकीव भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। पानी है क्या? ये देखिए, और यहाँ पे ये आपका खारकीव है, और ये ओक्तिरका है, और ये जो है चेरनीहीव है यहाँ पे आप देखेंगे। और ये आप देख लीजिए इनकी नदी है, ये कीव है यहाँ की यूक्रेन की। और आप देख लीजिए कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, जगह आप देख लीजिएगा इससे लगती हुई है, ब्लैक सी से, यूक्रेन ब्लैक सी से लगता हुआ है दोस्तों। ये रहा आपका क्रीमिया, क्रीमिया को भी लेकर के, यूक्रेनियन टेरिटरी एनेक्स्ड बाय रशिया, ये रशिया यूक्रेन की टेरिटरी थी जिसको रशिया ने एनेक्स कर लिया था यहीं से। फिर बाद में और ज़्यादा एस्केलेशन बढ़ गया यूक्रेन और रशिया के बीच में, और फिर देखेंगे ये सारी टेरिटरीज धीरे धीरे एक्वायर करता गया रशिया यहाँ पे। और किसको एक्वायर किया, मेलिटोपोल को भी यहाँ पे एक्वायर किया हुआ है, मैरियोपोल को भी आप देखिए उसको भी यहाँ पे एक्वायर किया है। और यहीं पे नीचे जाएंगे तो ये आपका ये पूरा रशिया वाला ये पूरा पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे। तो आप ये सब देख लीजिएगा एक बारी। और ये रहा आपका बेलारूस यहाँ से लगता हुआ, तो आप देख लीजिएगा कि यूक्रेन से लगती हुई कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वो भी ध्यान में रख लीजिएगा। और दोस्तों साथ में ही आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम आपको बार बार
ये याद दिलवाते रहते हैं कि आपको सब्सक्राइब भी करना होता है देखने के साथ में। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे लिए भी थोड़ा सा एक ये मोटिवेशन का काम करेगा, एनकरेजमेंट होगा हमारे लिए, जिससे कि हम और ज़्यादा चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते जाएंगे दोस्तों। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि साथ में हमें थोड़ा सब्सक्राइब भी करते रहेंगे तो हमारा भी मोरल बूस्ट होता है, हमारी टीम का मोरल बूस्ट होता है। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकती हूँ दोस्तों। अगला क्या है देखिए, आर्टिकल हमारा, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस तमिलनाडु गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इन मद्रास हाई कोर्ट अगेंस्ट ईडीज माइनिंग केस। यहाँ पे ईडी ने कुछ माइनिंग केस था, वहाँ पे कुछ 5 जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स थे जो इनकी आप तैयारी कर रहे हैं, डीएम बनने वाले हैं, उनको लेकर के कुछ 5 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे जो है ईडी ने बात कही थी। तो यहाँ पे फिर इंटरवेंशन करा था स्टेट गवर्नमेंट ने और वो पहुंच गई थी मद्रास हाई कोर्ट के पास में, उस पे जो है रोक लगवाने के लिए ईडी की समन के अगेंस्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट से पूछा कि अगर ईडी ऐसा काम कर रही थी तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उसमें इंटरवीन करने की कि आप जो है जाकर के वहां इंटरवीन करने लग गए। ये देखिए, सॉरी दोस्तों, कुछ दिनों से मेरी थोड़ी तबियत भी खराब चल रही है तो ये खांसी वासी वाली दिक्कत चली रही है। हाउ कैन द स्टेट फाइल अ रिट पेटिशन अगेंस्ट द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्होंने क्वेश्चन किया, ये जो हमारी जो है जस्टिस हैं बेला एम त्रिवेदी जी, इन्होंने क्वेश्चन किया कि कैसे कोई स्टेट जो है रिट पेटिशन डाल सकता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अगेंस्ट में, इसका क्या सीन बनता है कि आपने कैसे डाल दिया। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने किया, हाउ इज द स्टेट एग्रीव्ड। स्टेट कैसे जो है, अगर उन्होंने किसी जो है क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को समन किया था ईडी ने, तो स्टेट इससे कैसे प्रभावित हो गया, इससे स्टेट ऐसे इससे कैसे पीड़ित हो गया, उसको क्या प्रॉब्लम हो गई इस चीज से। और अगला इन्होंने कहा कि हाउ इज द स्टेट इंटरेस्टेड, और स्टेट कैसे इसमें इतना इंटरेस्टेड हो गया, उसका क्या इंटरेस्ट है इस चीज में। लेट द कलेक्टर्स रिस्पॉन्ड टू द समन्स, आर दे नॉट सपोज टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। उन्होंने कहा कि भैया आप जो है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर्स हैं, उनको ही रिस्पॉन्ड करने दो, क्या वो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उससे कोऑपरेट नहीं करेंगे। वो आपको स्टेट को इंटरवेन करने की क्या जरूरत है अगर ये बात जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बीच में है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने वहां पे उठाए और बोला कि आप हमें इस चीज के बारे में बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया। तो हम इसमें इसके ज्यादा देख लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा ईडी है वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में बना हुआ है, बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, लगातार आप देखेंगे रोज ही किसी ना किसी पेज में ईडी के छापे आपको दिख रहे हैं आजकल। तो वो हम देख लेंगे कि ईडी क्या है। और आगे, नो जुरिस्डिक्शन, तमिलनाडु आर्ग्यूड दैट एनी इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू, तमिलनाडु का फिर इस पे जो है आर्ग्यूमेंट क्या था, उन्होंने क्या कहा कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसमें इंटरवीन क्यों किया। उन्होंने कहा कि ईडी का कोई ऐसा जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है जिसकी वजह से हमने इसमें इंटरवीन किया है। तमिलनाडु आर्ग्यूड दैट एनी इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग इन रिलेशन to a predicate offense arising out of and within the territorial limits of a state could be done only at the request of the state or by the directions of the कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। उन्होंने कहा किसी भी स्टेट के अंतर्गत जो है अगर कोई ऐसी चीज़, ऐसी प्रॉब्लम अराइव होती है, उठती है, तो उसका अथॉरिटी किसके पास में है, वो स्टेट के पास में है कि उसको देखे या वहाँ पर रिक्वेस्ट करे वो कि जो है ऐसा करिए, या फिर कोई वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो इस चीज़ के लिए जो है जारी कर सकती हैं कि आप इस चीज़ पे देखिए। तो ये अथॉरिटी इनके पास, इनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, इनका क्षेत्राधिकार नहीं है ये कि यहाँ पे आकर के इन्होंने ऐसा किया। तो इस वजह से हम जो है मद्रास हाई कोर्ट में पहुंच गए। मद्रास हाई कोर्ट आप जानते हैं कि जो हमारे 3 बड़े हाई कोर्ट्स बने थे हमारे इतिहास में, आप समझिए, तो उनमें से ही बहुत पुराना हाई कोर्ट है हमारा, एक सबसे पुराने हाई कोर्ट में से है मद्रास हाई कोर्ट, जिसका नाम मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया, लेकिन हमारे हाई कोर्ट का नाम मद्रास हाई कोर्ट ही बना रहा। आप देखेंगे कैलकाटा हाई कोर्ट था, मद्रास हाई कोर्ट था और बॉम्बे हाई कोर्ट था, ये 3 कोर्ट बने हुए थे स्टार्टिंग में हमारे। तो उन्हीं में से एक सबसे पुराना ये हाई कोर्ट था जिसका नाम आज भी वही जो है बना हुआ है, पुराना वाला ही नाम बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें उन्होंने कहा, आर नॉट सपोज टू कोऑपरेट ऑफ द एजेंसी इज एक्टिंग विदाउट जुरिस्डिक्शन। इनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। दे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आर नॉट सपोज टू कोऑपरेट विद द इफ द एजेंसी इज एक्टिंग विदाउट जुरिस्डिक्शन, ही सेड। उन्होंने यही कहा कि जो कलेक्टर्स हैं वो, उनके पास अगर जो ईडी है उसके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं, क्षेत्राधिकार नहीं है, तो वो कोई उनके पास ऐसी
बाध्यता नहीं है कि वो उस चीज़ को जो है रिस्पॉन्ड करे। तो तब स्टेट गवर्नमेंट पहुंच गई मद्रास हाई कोर्ट में उस पर जो है रोक लगवाने के लिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया आपने ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है लेकिन फिर से थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जल्दी से। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है? द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1956 में इसको बनाया गया था। तब इसका नाम क्या था? इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से बनाया गया था और 1957 में नाम चेंज करके इसका रख दिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और ये किसके अंडर में आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में आता है। ये ध्यान रखना है हमें, किस में आता है? क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि ये जो है ईडी किसके अंडर में आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में आता है ये। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है? प्रशासनिक नियंत्रण क्या है इसका, कैसे होता है? प्रेजेंटली इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर ऑपरेशनल पर्पजेज। इसके ऑपरेशनल पर्पजेज से ये किसके अंडर में है? अभी अभी के टाइम पे है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंतर्गत में इस टाइम पे अभी ये आता है। और इसके कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है? ईडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो हमारा फेमा है। फॉरेन एक्सचेंज, बाहर से जो विदेशी धन होता है उसका कैसे एक्सचेंज होता है, उस पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? हमारा फेमा देखता है, जो 1999 में आया था। तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए, उसको लागू करवाने के लिए ये काम किसका है? ईडी का ये जिम्मेदारी होती है कि इस फेमा को लागू करवाए। एंड सर्टेन प्रोविजंस अंडर द पीएमएलए, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस होता है उसमें भी, उसके अंडर में भी कुछ सर्टेन प्रोविजंस है जिसको जो है हमारा ईडी देखने का काम करता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, इसके अंडर में भी वो देखने का काम करता है। दूसरा ये फेमा को भी देखने का काम करता है। ईडी हैज द पावर टू अटैच द एसेट ऑफ द कल्प्रिट्स फाउंड गिल्टी ऑफ द वायलेशन ऑफ फेमा। जो फेमा के अंडर में किसी को गिल्टी पाता है तो वो जो है उसके कल्प्रिट, कोई अगर किसी को गिल्टी पाता है, कल्प्रिट या दोषी पाता है, कल्प्रिट का मतलब कि अपराधी या दोषी आप मान लीजिए, पाता है किसी को ऑफ द वायलेशन ऑफ फेमा का, तो ईडी हैज द पावर टू अटैच द एसेट। उसके एसेट को एक तरीके से सीज करने का जो है पावर होता है ईडी के पास में, अगर किसी को दोषी पाता है तो। इट हैज ऑल्सो बीन एम्पावर्ड टू अंडरटेक सर्च सीजर। इसके पास क्या क्या कर सकता है ये देखिए, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। इसके पास क्या क्या पावर है? इसके पास पावर है कि ये अंडरटेक, ये मतलब देख सकता है, सर्च कर सकता है वहां पे जाके कहीं पे भी इसको लगता है, सीजर कर सकता है मतलब कि उसको अपने जो है कब्जे में ले सकता है, अरेस्ट कर सकता है लोगों को अगर वहां पे लगता है, प्रोसिक्यूशन एक्शन जो है उनको एक तरीके से सजा दे सकता है ये, एंड सर्वे करवा सकता है किसी चीज का। ये सारे काम जो है इसके अंडर में, इसके पास पावर होती है, इतनी चीजें कर सकता है। अगेंस्ट द ऑफेंस कमिटेड अंडर पीएमएलए, अगर पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत में कोई जो है ऐसा क्राइम किया गया है, ऐसी कोई चीजें की गई है, तो उसके अंदर में फिर वो जो है उसको सर्च कर सकता है, उसको सीज कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है और उसको जो है कुछ दंड भी दे सकता है। तो ये सारे काम ईडी कर सकता है। इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रवर्तक निदेशालय के जो है निदेशक का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हिंदी में हम प्रवर्तक निदेशालय बोलते हैं। ईडी डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। ये कमेटी होती है जिसके रिकमेंडेशन पे जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ईडी के डायरेक्टर को, जो ईडी के निदेशक होते हैं। और चेयर्ड बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड मेंबर्स कंप्राइजिंग ऑफ विजिलेंस कमिश्नर्स, होम सेक्रेटरी, डीओपीटी एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी। जो ये कमिटी बनती है, कमिटी में कौन कौन होते हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ऑफिसर रहता है हमारा, जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, और दूसरा मेंबर्स कंप्राइजिंग कौन से? विजिलेंस कमिश्नर्स, होम सेक्रेटरी होते हैं उसमें, और दूसरे आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग मिलके कमिटी बनाते हैं जो फिर जो है चूज करती है हमारे जो है डायरेक्टर के, जो ईडी के डायरेक्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस रिकमेंड करती है, फिर उनको चूज करती है, फिर ये कमेटी बनती है इन लोगों की, फिर वो रिकमेंड करेगी नाम को कि इन में से ये नाम है, आप जो है इसको अडॉप्ट करिए, तो गवर्नमेंट उनको जो है ईडी बना देती है। ये बात है। देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, स्टेट के पेज पे निकला था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसरो काम ही साउथ में करता है तो इस वजह से इस पेज पे ये न्यूज़ निकलती रहती है, स्टेट के पेज पे देख लेते कभी कभी। इसरो पीए पापा
डिटेक्ट सोलर विंड्स इम्पैक्ट्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन जो सूरज होता है उसके आसपास से जो फ्लेयर्स निकलती है, एक तरीके से कहिए फ्लेयर्स को क्या बोलेंगे, आप समझिए कि वेव्स जो निकलती है एक तरीके की आसपास से, उसी को ही आप समझिए कोरोनल मास इजेक्शन हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो, पापा डिटेक्ट सोलर विंड इम्पैक्ट्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन। अब यहाँ पे बात करें, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन फ्राइडे सेड दैट द प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, इसका फुल फॉर्म क्या है, पीएपीए, और ये किससे संबंधित है दोस्तों, अपना जो पहला सोलर मिशन है कौन सा, आदित्य L1, आदित्य L1 से संबंधित है। देखिए आदित्य L1, ये आदित्य L1 का पेलोड है एक, मैंने आपको बताया था ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसका पेलोड है, तो यहाँ से आप उसका आंसर जो है फाइंड आउट करिए। ये आदित्य L1 का पेलोड है हमारा एक पापा जिसका नाम है। टोटल कितने पेलोड्स हैं हमारे आदित्य L1 में, 7 पेलोड है, जिसमें पापा भी एक है। ये इन सीटू पेलोड है, और कुछ जो है रिमोटली पेलोड होते हैं। जैसे कि जो इन सीटू होता है वो उसी जगह पे रह के ही काम करता है, आसपास की चीज़ों को लेकर के फिर उनसे जो है निकालता है। और जो रिमोट सेंसिंग होता है मतलब वो दूर की चीज़ों को जो है सेंस करके वहाँ से जो है वो डेटा कलेक्ट करता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो तीन हमारे इन सीटू हैं, जिनमें से एक आपका पापा भी है, और 4 हमारे जो है रिमोटली स्टैब्लिश्ड हैं, वो पेलोड्स हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है पापा का, आपका है प्लाज्मा एनालाइजर, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ठीक है, पैकेज फॉर आदित्य, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ये इसका फुल फॉर्म है। लिख दूं क्या, मुझे लगता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्लाज्मा एनालाइजर। देखिए दोस्तों पीसीएस का भी एग्जाम बहुत नजदीक है, तो देखिए आदित्य L1 से तो क्वेश्चन आना ही है, चंद्रयान से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आना है। तो इसी के साथ में मैंने सोचा कि आपको आदित्य L1 का थोड़ा सा एकदम पूरा बेसिक एक रिवीजन करवा देते हैं, पूरा इसके बारे में चीज़ों को डिटेल में बता देते हैं, तो हम आपको आगे चीज़ें सारी की सारी बता देंगे जिससे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि आदित्य L1 इतनी ज़्यादा बड़ी अच्छी न्यूज़ रही थी हमारे इंडिया के लिए, और हमारा पहला सोलर मिशन है, तो इससे क्वेश्चन कैसे ही छूट सकता है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन तो आना ही आना है इस जो है आपके मिशन से। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे डाला है आज के अपने सेशन में। हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे पापा के फुल फॉर्म की, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य L1, आगे हम दिखा देंगे आपको इसको आगे जो है स्लाइड में। हैज डिटेक्टेड द इम्पैक्ट ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है उसके इम्पैक्ट को जो है हमारे पापा जो पेलोड है उसने डिटेक्ट किया हुआ है कि ये कैसे काम कर रहा है। CMEs बोलते हैं इसको, CMEs कोरोनल मास इजेक्शन। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये सारे वर्ड्स जो है टर्म्स रहे हैं दोस्तों जब आदित्य L1 हमारे यहाँ से लॉन्च हुआ था। इट्स एडवांस्ड सेंसर, ये क्या है, ये बहुत एडवांस्ड सेंसर है हमारा, है सक्सेसफुली डिटेक्टेड द इम्पैक्ट ऑफ CMEs। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कोरोनल मास इजेक्शन का, ये कुछ चीज़ें जो हमारे सूर्य की वो अभी तक डिटेक्ट नहीं की जा सकी थी कि कैसे कैसे काम करता है ये, उसका कोरोनल मास इजेक्शन कैसे होता है, इसकी सोलर फ्लेयर्स कैसे जो है इफेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, जिसके लिए हमारा जो है सोलर मिशन वहाँ पर लगा हुआ है, जो इसको जो है चेक करेगा, देखेगा कि कैसे काम करती है। तो यहाँ पे अभी हमें ये जो है बहुत ही अच्छी न्यूज़ हमारे लिए है कि पापा ने डिटेक्ट किया सोलर विंड इम्पैक्ट को, कि कैसे सोलर विंड इम्पैक्ट करता है कोरोनल मास इजेक्शन को। तो यहाँ पे डिटेक्ट किया है, और इंक्लूडिंग दोज दैट अकर्ड ड्यूरिंग February 10 से लेकर के 2024 के बीच में जो भी अकर्ड हुआ है वहां पे, वो उसको जो है उन्होंने डिटेक्ट किया है। ये हमारे इसरो ने अभी हमें बताया है कि ऐसी चीजें हुई है। और अगला क्या है, पापा इज एन एनर्जी एंड मास एनालाइजर डिजाइन फॉर इन सिटू मेजरमेंट। ये क्या है, इन सिटू मेजरमेंट है पापा, ये ध्यान रखिएगा, PAPA इन सिटू है दोस्तों, इन सिटू। इस इंस्टीट्यू मतलब कि आप हिंदी में क्या कह सकते हैं कि स्वस्थान है, जिस स्थान पे है उसी स्थान पे ही जो है चीजों को वहां से कलेक्ट करना, तो आप ऐसा समझ लीजिए इसको इंस्टीट्यू कि कोई चीज आप समझिए उसमें अगर कोई एक टेक्नोलॉजी या डिवाइस कुछ लगी है, वो आप देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजीज होती है, कोई सैटेलाइट हमारी वहां पे लगी है, एस्ट्रोसैट वगैरह लगी है,
तो वहां से वो क्या करते हैं कि वो सेंसर को भेजते हैं, वहां से कुछ उन पे जो है रेज निकलती है, फिर जा करके डिटेक्ट करती है, वहां से फिर वो बैक होकर के उनके पास उसकी रेज जाती है। तो वो उस तरीके से रिमोटली सेंस करके, रिमोटली मतलब दूर से ही सेंस करके बताते हैं। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट है ये उसी जगह पे रह करके आसपास की ही चीजों को लेकर के वहां से जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन और डाटा प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये होता है इंस्टीट्यूट, और वो जो रिमोट सेंसिंग वाले होते हैं वो थोड़ा दूर से करते हैं। तो ये क्या है आपका इंस्टीट्यूट। पापा इज एन एनर्जी एंड मास एनालाइजर डिजाइंड फॉर इंस्टीट्यूट मेजरमेंट ऑफ सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस एंड इन द लो एनर्जी रेंज। थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है दोस्तों, हम आगे स्लाइड में और भी चीजें देखेंगे। लो एनर्जी रेंज, इट हैज टू सेंसर्स, द सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब, स्वीप। इसके दो सेंसर हैं पापा के, ध्यान रखो आप। PAPA पापा। स्वीप है एक आपका, स्वीप, दो सेंसर लगे हुए हैं इसमें। दूसरा सेंसर आपका कौन सा है, ये है आपका स्वीकार, SWICAR, स्वीकार। एक है आपका, इसको रेड में कर दूं तो शायद आपको ज्यादा सही से दिख जाएगा। एक है आपका स्वीप, एक है आपका स्वीप, दूसरा है आपका स्वीकार, SWICAR, स्वीकार। दो इसमें जो है सेंसर लगे हुए हैं। स्वीप का पूरा फुल फॉर्म क्या है, सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब, सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब, स्वीप। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका स्वीकार एंड द सोलर विंड आयन कंपोजिशन एनालाइजर, सोलर विंड आयन कंपोजिशन एनालाइजर दूसरा ये है आपका, ठीक है, स्वीप। मेजरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी रेंज ऑफ 10 EV टू 3 keV, ये ध्यान रखना है। ये भी देखिए, ऐसे अब आज के टाइम पे क्वेश्चन ऐसे इतने स्मॉल वो उसमें जो है क्या कहते हैं आपकी इतने छोटे छोटे फैक्ट्स को भी पूछने लग गए हैं कि अब हमें लगता है कि हाँ थोड़ा ध्यान रख के चलना चाहिए कोई चीज़ अगर न्यूज़ में बनी है। और खास करके आदित्य L1 इतनी बड़ी न्यूज़ रही थी हमारे इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड में जो है ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ रही थी। तो इसको हमें बहुत ही डिटेल में एक बारी पढ़ना पड़ेगा, आदित्य L1 को देखना पड़ेगा कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आदित्य L1 से बनाता है तो वो हमारा कम से कम ना छूटने पाए। तो यहाँ पे इन्होंने दो सेंसर बताया, और ये सेंसर किस पे काम करता है, कितने रेंज पे काम करता है, ये 10 EV से लेकर के 2 3 keV। और दूसरा इन्होंने स्वचार बताया है, स्वीकार बताया है, ये कितने पे काम करता है, एनर्जी रेंज ऑफ इसकी स्वीकार आयंस इन द एनर्जी रेंज ऑफ 10 EV। इसकी एनर्जी रेंज क्या होती है, 10 EV से लेकर के ये 25 EV के बीच में, 25 kV के बीच में, keV। अब आप देख लीजिएगा ये चीज़ें क्या है, बस मैंने आपको एक वो दे दिया जिससे कि आपको अगर ऑप्शन में आ गया तो दिमाग में आ जाए ये चीज़ें। तो ये स्वीप और स्वीकार, ये दो जो है इसमें सेंसर लगे हुए हैं जिनके थ्रू जो है हमारे पापा जो पेलोड है उसने डिटेक्ट किया है सोलर मास इजेक्शन को, कि जो सोलर फ्लेयर्स वगैरह होती हैं कैसे काम करती हैं, कुछ चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे अभी, और 10 से 11 फरवरी के बीच की जो उन्होंने डेटा लिया था उसको यहाँ पे उन्होंने बताया है। The sensors are also equipped to measure the direction of arrival of solar wind particles। इन्होंने कि किस डायरेक्शन में सोलर विंड के पार्टिकल्स आते हैं, जो सोलर क्या कहते हैं सौर हवाएं चलती हैं, उसके पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में चलते हैं उसको भी इन्होंने ये देखने का काम करती हैं। द पेलोड हैज बीन ऑपरेशनल सिंस December 12, 2023, दिसंबर 12 दिसंबर से 2023 से ये काम करना ये पेलोड ने शुरू कर दिया। तो आगे हम आदित्य L1 के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितनी है, और पृथ्वी के लिए सूरज एक जो है मेन जो एनर्जी का सोर्स है वो हमारा सन ही है, जो पृथ्वी पे एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा का स्रोत है हमारा। वो कितने 150 मिलियन किलोमीटर के दूरी पे है। 150 मिलियन मतलब आप समझ लीजिए 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं, तो 150 मिलियन बराबर हो जाएंगे दोस्तों 15 करोड़ के आसपास। तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है आपका जो है सूरज, जो कि सबसे, ये भी एक जो है तारा ही है, सूरज भी एक तारा है, लेकिन जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, और ये पृथ्वी के लिए एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। अगर हम एक लेवल पे देखते हैं तो हम अपने आदित्य L1 के बारे में देख लेते हैं। आदित्य L1 is India's first space-based solar mission to study the sun.
ये पहला हमारा स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है आदित्य L1। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था। 2 सितंबर। पीसीएस का एग्जाम नजदीक है तो ऐसे ऑप्शन में दे देते हैं कुछ कुछ चीजें। 2023 में लॉन्च हुआ था, सितंबर में लॉन्च हुआ है और दिसंबर से इसके पेलोड ने काम करना शुरू किया था, जो मैंने अभी अभी हाल में हमने देखा। बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने किया था, इनटू द हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1। ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है दोस्तों, हमारे जो सन पे है वो 5 लैग्रेंज पॉइंट है। लैग्रेंज पॉइंट मतलब कि जो 2 ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे सूरज हो गया और क्या कहते हैं आपकी धरती हो गई, तो इसके बीच में एक ऐसी जगह आएगी, मान लीजिए आपका सन है यहाँ पे, ये सन रहा आपका और ये आपकी जो है अर्थ रही यहाँ पे, तो इसके बीच में एक ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पे इसका जो ग्रेविटी का फोर्स है और इसका ग्रेविटी का फोर्स है, दोनों का मिलकर के यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस एरिया को ही हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ऐसी पूरी इसकी लैग्रेंज पॉइंट होगी, जो कि 5 है, लैग्रेंजियन बिंदु 5 हैं। यहीं पे इसकी जो है न्यूट्रलाइज होती है, जब जहां पे दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम कोई भी एक स्मॉल लेवल की या ठीक ठाक लेवल की सैटेलाइट वहां पे रख देंगे, तो बहुत ही मिनिमम फ्यूल पे, बहुत ही कम उसमें जो है फ्यूल के माध्यम से यहाँ पे वो काफी टाइम तक रह सकता है, काम कर सकता है। आपने वो मूवीज वगैरह नहीं देखी होंगी कि वो नारद जी, मूवीज नहीं, जो हमारे रामायण वगैरह में आते थे, नारद जी ऐसे बादलों पे उड़ रहे होते थे, तो हमें लगता था कि ये कहाँ पे है। तो आप समझ लीजिए ऐसा ही कोई जगह होती है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम से न्यूट्रलाइज हो जाती है। आप वहां पे जाएंगे ना तो उधर जाएंगे, ना तो नीचे गिरेंगे, ना तो ऊपर जाएंगे, आप वहीं पर रुके रहेंगे। तो ऐसी जगह पे रहने के लिए तो इनको यहाँ पे रुके न रहने के लिए कोई ऐसी फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, लेकिन जो खुद के काम होते हैं रिसर्च का, इन सब के लिए उनको फ्यूल का यूज करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा फ्यूल का यूज नहीं होता है इस लैग्रेंजियन पॉइंट पे। तो ये ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स है। जो पहला लैग्रेंजियन पॉइंट है, और यहाँ का फायदा क्या है, इस पहले लैग्रेंज पॉइंट का फायदा क्या है कि यहाँ से जो सन है वो कंटिन्यूअसली पूरे साल भर एक उसमें दिखता रहता है। इसमें बीच में कोई आपका वो नहीं होगा कि अभी एक तरीके से सूर्य ग्रहण लगा या कुछ ऐसा लगा तो सन दिखाई देना बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंटिन्यूअसली सन जो है उसके व्यू पॉइंट पे रहेगा हमारे आदित्य L1 के। L1 नाम ही है दोस्तों इसका लैग्रेंज पॉइंट, L1 इसीलिए नाम रखा गया है। आदित्य का मतलब जानते हैं, हमारे सूर्य जी का नाम है आदित्य, उनका एक और नाम है। आदित्य L1 वुड प्रोवाइड एन अनइंटरप्टेड व्यू, ये जो मैंने आपको बताया, अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स, काफी लंबे समय तक का जो है ये कोई भी अनइंटरप्टेड व्यू दिखाएगा, जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगा, लगातार देखता रहेगा। ओवरकमिंग द लिमिटेशंस ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट्स वेयर द व्यू इज फ्रिक्वेंटली ब्लॉक्ड बाय द अर्थ। जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है हमारा, लो अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है कि आप जब कभी होगा तो सन जो है उसको राउंड लगा रही होती है, अर्थ राउंड लगा रही होती है सन का, तो उसमें क्या होता है कि जब लो अर्थ ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट डाली जाती है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब सन और सैटेलाइट के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूरज को देखना कंटिन्यूअसली उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बीच बीच में यहाँ पे रहने से क्या होगा कि पृथ्वी उसके नीचे ही रह जाएगी और वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली सूरज के ही पास में रहेगा। तो यहाँ से उसका व्यू लेना बहुत ही आसान रहेगा, जो काफी लंबे समय तक देखा जा सकता है। पेलोड्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इसमें जो पेलोड लगे हुए हैं और उसका जो है ऑब्जेक्टिव का है, क्या है उनका उद्देश्य क्या है पेलोड लगाने का। रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं एक, पहले जो रिमोट सेंसिंग पेलोड है और एक इंस्टीट्यू पेलोड है, जो मैंने आपको बताया। रिमोट सेंसिंग पेलोड्स में कौन कौन से है दोस्तों, टोटल 7 पेलोड है इसमें लगे हुए, ध्यान रखना है। आदित्य L1 में 7 पेलोड लगे हुए हैं। रिमोट सेंसिंग पेलोड में कौन सा है, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, VELC, एक है आपका VELC पेलोड है। क्या नाम है, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, ठीक है। इसका काम क्या है, स्टडीज द सोलर कोरोना, सोलर का जो कोरोना है आसपास का, जो ये जहां पे वो इमिट होता रहता है एनर्जी सूरज की, तो उसका जो कोरोना होता है उसको देखने का काम करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, स्टडी करेगा। और ऑब्जर्व डायनेमिक्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन, ये कोरोनल मास इजेक्शन के डायनेमिक्स को भी देखेगा, जो वहां से फ्लेयर्स वगैरह निकलती है कोरोनल मास इजेक्शन के। और सोलर अल्ट्रा, दूसरा एक कौन सा है, सूट कहिए, SUIT सूट है दूसरा। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, क्या है, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है ये। कैप्चर्स इमेजेस ऑफ द सोलर फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर इन द नियर अल्ट्रा वायलेट, ठीक है।
ये इमेज को कैप्चर करता है नियर, अल्ट्रावायलेट के नियर जो है इमेज को जाकर के सूरज के आसपास के एरिया की फोटो खींच खींच करके भेजेगा कि वहां पे कैसे क्या चीजें चल रही है। फोटोस्फीयर, जहां से वो इजेक्शन होता है कोरोनल मास का, फ्लेयर्स निकलती हैं, वो सारे एरिया को ही हम फोटोस्फीयर कहेंगे। जो हमारे यहाँ से हमें दिखाई देता है वो एरिया आसपास का, वही उसका फोटोस्फीयर हो जाएगा। एंड क्रोमोस्फीयर इन नियर अल्ट्रावायलेट यूवी मेजर्स सोलर इरेडियंस वेरिएशन इन नियर यूवी। जो सोलर इरेडियंस में जो वेरिएशंस आते हैं इन नियर यूवी, अल्ट्रावायलेट के पास में जो वेरिएशंस आते हैं उसमें से सोलर एनर्जी में निकलने वाले जो चीजें चेंज होती रहती है बार बार एनर्जी उसकी, कब उसकी जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, कब कम होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए कौन सी है हमारी ये सूट SUIT, और ये फोटो भी खींचेगी और इन चीज़ों को जो है देखेगी भी कि क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, उसको नापेगी भी, मेजर भी करेगी। और दूसरा, स्टडीज एक्सरे फ्लेयर्स फ्रॉम द सन अक्रॉस अ वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज, और ये एक्सरे फ्लेयर्स को भी स्टडी करेगी। जो सन के आसपास में वाइड एक्सरे एनर्जी निकलती है उसको भी ये स्टडी करेगी, आपकी कौन सी सूट। अगला है आपका हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हीलियोस भी बोलते हैं इसको, HEL1OS 10 है वैसे, ये मुझे लग रहा है ये 0 ही है। हीलियोस आप बोलिए, IOS भी कह सकते हैं इसको। क्या है ये? हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग, अच्छा ये L1 है, O से ऑर्बिटिंग ए है स्पेक्ट्रोमीटर, और ये हाई एनर्जी E से, ठीक है। हीलियोस आप कह लीजिए। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हीलियोस, इसका काम क्या है? एक्ट्स एज अ हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का काम करता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेट्स एक्सरे फ्लेयर्स फ्रॉम द सन अक्रॉस अ वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज, ये भी और ये सूट वाला दोनों भी इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है, देखता है, ठीक है। और 4 तो ये हो गए आपके, 4 कौन कौन से थे? हीलियोस था आपका, सूट था एक आपका, और कौन सा था आपका, ये ध्यान रखना, VELC था, वेल्क था आपका, दूसरा सूट था आपका, तीसरा आपका था हीलियोस था आपका तीसरा, ठीक है। और अब हम चलते हैं आगे, इंसिटू जो पेलोड्स हैं उसमें कौन कौन से हैं? एक एस्पेक्स है आपका, ASPEX एस्पेक्स है, ये इंसिटू वाले हैं। इंसिटू जो हमने बताया वो रिमोट सेंसिंग वाले हैं, जैसे कि वो दूर से फोटो खींच लेना, चीज़ों को उनके फ्लेयर्स जो आते हैं उनको स्टडी करना दूर से सेंसर के माध्यम से। और जो इंसिटू वाले हैं वो कौन कौन से हैं आपके? एक्सपेरिमेंट एपेक्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट, एस्पेक्स है एक, उसका काम क्या है? स्टडीज सोलर विंड्स एंड एनर्जेटिक आयंस, जो आयंस वहां से निकल रहे होते हैं उनके पास में आते हैं तो उस आयंस की जो है स्टडी करते हैं वो, और सोलर विंड की स्टडी करते हैं। एनालाइज देयर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को भी एनालाइज करते हैं कि कब जो है एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, किस जगह पे ज़्यादा है, कौन से लेवल पे जाकर के ज़्यादा एनर्जी होगी, कम एनर्जी होगी, ये सारी चीज़ों को देखेगा। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज ऑफ फॉर आदित्य, ये देखिए यही निकला हुआ है, इसने ही अभी भेजा हुआ है, पापा, इसी के बारे में हमने बात करी है, पापा। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य गैदर डेटा ऑन प्लाज्मा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोजिशन इन द इंटरप्लैनेटरी स्पेस, ये इंटरप्लैनेटरी स्पेस में ये जो है क्या करता है? गैदर डेटा को गैदर करता है ऑन प्लाज्मा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोजिशन, ठीक है। इस पे जो है ये क्या करता है? प्लाज्मा कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं कि प्लाज्मा वहाँ पे जो कोरोनल मास इजेक्शन, मतलब सब मिला के सूरज से निकलने वाली जो चीज़ें हैं उनको वहाँ पे जो है उनकी स्टडी करता है। तो P से प्लाज्मा याद रखिएगा, तो प्लाज्मा से आपको ये याद आ जाएगा कि किस चीज़ की स्टडी करता है, प्लाज्मा एनालाइजर है एक तरीके का ये। प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू सोलर विंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, और ये हमें इंसाइट देता है कि जो सोलर विंड्स आती हैं और उसका इन्वायरमेंट के साथ में मिल करके उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे यहाँ पे, तो उन चीज़ों की भी ये स्टडी करेगा। आप देखेंगे कि 2022 में ही क्वेश्चन आया था, एक लंबा सा क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि अगर जो सौर हवाएं हैं, सूरज की हवाएं, सोलर विंड है, वो अगर धरती पे आ जाए अचानक से तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारी धरती पे। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी थी कि जो कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगी, जो सैटेलाइट है उनका स्थान चेंज हो जाएगा, और एक चीज़ दिया था कि अगर उससे सुनामी आ जाएगी, तो सुनामी वाला ऑप्शन उसमें गलत था कि सुनामी तो सोलर मास के आने से, सौर हवाओं के आने से सुनामी कैसे आएगी, जब नीचे भूकंप आता है समंदर पे तो वहाँ से जो है सुनामी उठती है, तो सुनामी सोलर मास के आने से तो ऐसा नहीं होगा। और अगर जो है ग्रेविटी के माध्यम से भी
जो है सुनामी आए कि मान लो कहीं से ग्रेविटी आ रही फिर वो ऊपर उछली, तो सोलर मास से तो ऐसी ग्रेविटी आएगी नहीं, या तो सूरज ही एकदम उसके पास में आ जाए, सूरज पास में आएगा तो वैसे ही जल जाएगा पूरा का पूरा समंदर। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें थी जो क्वेश्चन 2022 में आया था, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो भी ऐसे ही आया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन फिर से आने की संभावनाएं हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गैदर डाटा, प्लाज्मा में डाटा गैदर करती है। आगे चलते हैं अगला क्या है, मैग, MAG, मैग, ये भी इंस्टीट्यूट है, एडवांस्ड ट्राई एक्सल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर है ये, एडवांस्ड ट्राई एक्सल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर है, टू मेजर द लो इंटेंसिटी इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस। वो हाई इंटेंसिटी को जो है देखती थी, ये लो इंटेंसिटी की प्लैनेटरी मैग्नेटिक जो फील्ड होती है, मैग्नेटिक चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, उसको रीड करेंगी, ये स्टडी करेंगी। इट हैज़ 2 सेट्स ऑफ मैग्नेटिक सेंसर, इसके 2 मैग्नेटिक सेंसर इसके सेट्स हैं। वो कौन सा है, वन एट द टिप ऑफ 6 मीटर पे डिप्लॉयबल बूम एंड द अदर इन द मिडल ऑफ द बूम, 3 मीटर, एक 6 मीटर पे, एक 30 मीटर पे, अवे फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, ब्लॉक्ड बाई द अर्थ इटसेल्फ, ये अर्थ के खुद के माध्यम से इसको जो है ब्लॉक किया गया है। आदित्य L1, ये वाला, इसके जो 2 मैग्नेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं, आदित्य L1, देखिए जो अदर एक आप जो L3 होता है, लैग्रेंजियन पॉइंट 3 होता है, तो ये जो है ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है वहाँ पे कोई सैटेलाइट लगाने के हिसाब से, क्योंकि ये सूरज के पीछे के साइड में पड़ता है, तो वहाँ पे लगाने से सूरज की एग्जैक्ट हम वो नहीं देख पाएंगे। हालांकि वहाँ पे भी लगाने से वहाँ पे भी फ्यूल बहुत कम लगेगा, क्योंकि वो भी ग्रेविटी, 2 ग्रेविटीज, 2 प्लैनेट की ग्रेविटी के बीच में आता है, तो वहाँ पे भी कोई सैटेलाइट लगाई जा सकती है, लेकिन वो उतना यूजफुल नहीं होगा वो क्षेत्र जो L3 का है। लेकिन L1 और L2 जो है काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। आदित्य L1 विल फैसिलिटेट इंडिया टू एस्टेब्लिश इट्स ओन, इसका जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है आदित्य L1 का, वो क्या है, इंडिया टू एस्टेब्लिश ओन सोलर ऑब्जर्वेटरी इन स्पेस, हम खुद की जो है सोलर ऑब्जर्वेटरी लगा लेंगे स्पेस में जा करके। अभी हमने इस स्टडी के लिए भेजा है आदित्य L1 को, तो कल का टाइम आएगा जब हम वहाँ पे सोलर ऑब्जर्वेटरी भी लगा लेंगे, जैसे कि नासा और ESA का लगा हुआ है, अमेरिका का और ESA का लगा हुआ है इन स्पेस, विच वुड हैव न्यूमरस एप्लीकेशंस इन डे टू डे लाइफ, जो हमारे डे टू डे लाइफ के काफ़ी ज़्यादा न्यूमरस एप्लीकेशंस होंगे वहाँ पे। अगर हम जो है सोलर स्पेस, अपना सोलर ऑब्जर्वेटरी बना लेंगे स्पेस में, तो हम काफ़ी वेदर को भी देख सकते हैं कि कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है चीज़ों के साथ में, क्योंकि आप देखते हैं कि कितनी जो है लाइट आ रही है सन से, उस हिसाब से हमारे यहाँ पे वेदर भी चेंज होते रहते हैं। और अभी क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली, आप देख लें कि ग्लोबल वार्मिंग भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उससे भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत सी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे जो है देखने की कोशिश करेंगे जब हम वहाँ पे गए ही हुए हैं। तो आगे, वाई इज देयर नीड फॉर सोलर मिशन, हमारे यहाँ पे सोलर मिशन की जरूरत क्या थी। आवर सन इज द नियरेस्ट स्टार डिस्टेंसिंग अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, जो मैंने आपको बताया 150 सबसे नज़दीक का स्टार है, धरती के सबसे नज़दीक का स्टार है, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर है। फिर भी आप सोचो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है, सबसे नज़दीक होने के बाद भी आप जानते हैं कि तारे जो होते हैं वो तो अरबों करोड़ों की जो है किलोमीटर की रेंज में रहते हैं, और उनकी जो है लाइट्स हज़ारों साल जो है सैकड़ों हज़ारों साल से जो है लाइट आई हुई होती हैं, वो अब जा कर के हमारे पास में। तो आप समझ सकते हैं हमारा स्पेस, हमारा पूरा ब्रह्मांड कितना ही बड़ा है। हम यहाँ पे जो तारे देख रहे होते हैं वो तारे डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे वो तारे हैं, वो नहीं होते, और लेकिन उनकी लाइट इतने सालों बाद हमारे पास में पहुँच रही होती है, तो वो लाइट बस हमें दिखाई दे रही होती है, जबकि एक्चुअल में वहाँ पे तारे नहीं होते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर पे होते हैं। और न जाने सूरज से भी न जाने कितने बड़े बड़े वो स्टार्स होंगे। तो सूरज भी हमारा एक स्टार है, ये ध्यान रखना है आपको। विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर सोलर सिस्टम, के लिए हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए एनर्जी का एक स्रोत है। इट इज़ अ हॉट ग्लोइंग बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम की गैसेस निकलती रहती हैं, इसके इंटरेक्शन से वहाँ पे एनर्जी निकलती है हाइड्रोजन और हीलियम से। एट द सेंट्रल रीजन ऑफ द सन नोन एज द कोर, इसका जो सेंट्रल रीजन है सूरज का, तो ये कोर कहा जाता है। द टेम्परेचर कैन रीच एज हाई एज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, बाप रे, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जो है वहाँ पे इसका पहुँच सकता है, टेम्परेचर पहुँच सकता है उसके कोर में, सूरज के कोर में। विच आगे, एट दिस टेम्परेचर अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ पे क्या होता है, एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। तो हमारे सूरज में जो होता है वो फ्यूजन होता है,
फिजन जो जुड़ती हैं श्रृंखलाएं, और फ्यूजन मतलब जो हटती हैं श्रृंखलाएं, वो ऐसा समझिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं एक में जो है जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते चले जाते हैं, दूसरे में क्या होता है वो अलग होते जाते हैं, फिर उनसे भी एक निकल के अलग होता है, फिर उनसे भी एक निकल के अलग होता है, तो ये फ्यूजन वाला काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द कोर विच पावर्स द सन। यहीं पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा, उसके कोर में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है सन के कि वहीं से जो है न्यूक्लियर फिजन होने लगता है आपस में, तो फिर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस वहां से निकलने लग जाती हैं, और जिससे कि हमारा पूरा सन इतना गर्म होता है, फिर वो जो है एनर्जी देता है हमें। आगे क्या है, द विजिबल सरफेस ऑफ द सन नोन एज द फोटोस्फीयर। जो यहाँ से विजिबल सरफेस दिखाई देता है सन का, वो जो है कहा जाता है, उसी को हम फोटोस्फीयर कहते हैं, और इसका जो है इज रिलेटिवली कूल एंड हैज अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस, 5500 डिग्री सेल्सियस तक का जो है वो उसका डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो सकता है वहां पे सन का। और ये जो है कोर से थोड़ा सा, जो यहाँ पे कोर बताया उससे जो है हल्का ठंडा होता है, कूल होता है। द सन इज द पावर हाउस एनर्जाइजिंग अर्थ सिस्टम, बट सोलर स्टॉर्म कैन डिस्टर्ब इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सन होता है वो पृथ्वी का पावर हाउस है एक तरीके का, लेकिन जो सोलर विंड होती हैं, जो सौर हवाएं होती हैं, जो सौर स्टॉर्म्स होती हैं, तो वो हमारे पूरे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इन चीज़ों की भी हम वहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। मिस्ट्रीज लाइक द कोरोनाज एक्सट्रीम हीट, कोरोना का सबसे ज़्यादा इतना हीट होना, और उसके पास जो है ये कूल सरफेस एरिया होना। द सोलर साइकिल्स ड्राइवर्स, द ओरिजिन ऑफ सोलर विंड का ओरिजिन कैसे हुआ, एंड इरप्शन लाइक फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन रिमेन्स अनरिजोल्व। ये सारी चीज़ें ही कैसे निकलता है वहाँ पे टेम्परेचर इतना कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम क्यों है, ये सारी चीज़ें अभी रिजोल्व नहीं हो पाई हैं, तो इन्हीं की स्टडी के लिए हम वहाँ पे गए हुए हैं। और आगे क्या है, देयर आर 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स। कितने लैग्रेंजियन पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, 5 है, L1 L2 L3 L4 L5 लाई अलॉन्ग द लाइन कनेक्टिंग टू द 2 लार्ज मासेस। दोनों लार्ज मासेस को कनेक्ट करती हुई बीच की एक लाइन होती है। द L1 पॉइंट ऑफ द अर्थ सन सिस्टम प्रोवाइड्स एन अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन। ये लगातार आप जो है सन को वहां से कोई आप सैटेलाइट ले गएंगे तो लगातार सन को देख सकती है। इज द होम टू द सोहो। ये सोहो जो स्पेस टेलीस्कोप है उसकी भी जगह है। सोहो भी कहाँ पे लगा हुआ है, L1 पे लगा है, ध्यान रखना है। L1 पे सोहो टेलीस्कोप जो है वो भी लगा हुआ है, आप देखते हैं बीच बीच में कई बारी जो है कई फोटोज भी आई थी इसकी। L2 is the ideal for astronomy as spacecraft can communicate with Earth। L2 का जो एरिया है, लैग्रेंजियन पॉइंट जो 2 है, वो किस चीज़ के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए। एज स्पेस क्राफ्ट कैन कम्युनिकेट, जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं अगर L2 पे कोई सैटेलाइट लगी है तो वहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं विद अर्थ, हार्नेस सोलर पावर एंड हैव अ क्लियर व्यू ऑफ डीप स्पेस। वहाँ से ज़्यादा क्लियर व्यू, L2 से ज़्यादा क्लियर व्यू और डीप स्पेस का जो है दिखाई देता है, हम ज़्यादा गहरे स्तर पे स्पेस को देख सकते हैं L2 पे। और यहीं L2 पे कौन सा लगा हुआ है, जेम्स वेब टेलीस्कोप लगा हुआ है। रिसाइड्स एट L2 पॉइंट यूजिंग लिटिल फ्यूल एंड द अर्थ एंड सन्स ग्रेविटी बैलेंस आउट। ठीक है, L2 पे कौन लगा हुआ है, L2 पे है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप कहाँ पे है, L2 पे लगा है। यहाँ पे और ज़्यादा साफ हमें दिखाई देता है स्पेस। ठीक है, तो L2 पे जेम्स वेब टेलीस्कोप लगा है। तो ये कुछ बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट L1 से रिलेटेड फैक्ट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कहीं ना कहीं तो पूछा ही जाने वाला है ये। अगला हमारा आर्टिकल क्या है दोस्तों, वो है RBI आस्क NPCI टू एग्जामिन 197th TPAP एप्लीकेशन। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, TPAP एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। RBI ने NPCI को बोला है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो आप कह लीजिए कि जितने भी डिजिटली हमारे यहाँ पे पेमेंट होते हैं उसकी एक मदर कंपनी आप कह लीजिए, वो है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टू एग्जामिन ON97 TPAP एप्लीकेशन। जो पेटीएम है, पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी कौन सी है उसकी, 197, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, OCL, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने एक एप्लीकेशन दिया किसके पास में, NPCI के पास में, कि अब तो भैया जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसने तो इतना हद तरीके से जो है हद मचा रखी थी, तो अब तो जो है उसको एकदम से ब्लॉक करने की बात आ गई है।
आरबीआई ने बोल दिया। आरबीआई ने हालांकि बहुत पहले भी पेटीएम को कई बार वार्न किया था कि आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब उनके जो ओनर थे वो थोड़ा सा अलग ही वो चौड़ में रहते थे कि हमने तो बना दिया, आप देखिएगा कि हम कितनी जल्दी हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन बाद में जो है अब अलग ही उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारे क्या कहते हैं पेटीएम के साथ में नहीं रहेगा वो कल को जो है रोएगा, इस टाइप का कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था। लेकिन अब जो है अब हालत ऐसी हो गई कि जो लोग पेटीएम के साथ में जुड़े हैं वो रो रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि बात क्या हुई, जो पेटीएम है उसमें कई ग्लिचेस देखने को मिले कि वहां पे कुछ म्यूल अकाउंट्स थे, डोरमेंट अकाउंट थे। देखिए डोरमेंट अकाउंट म्यूल अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत ऐसा बहुत ओ माय गॉड सा वर्ड नहीं है, टर्म नहीं है ये, लेकिन एक नॉर्मल टर्म है जो बता देती हूँ। डोरमेंट अकाउंट मतलब कि कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं, मैक्सिमम अकाउंट पेटीएम में ऐसे थे जो कि यूज में ही नहीं थे, कोई बना के भूल गया या कुछ लोग जो है ऐसे बना के छोड़ दिया, उन्होंने बहुत सालों से पड़ा हुआ है उसी में, उसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है, या कोई बना करके बाहर चले गए वो फिर उसको डिलीट करना भी अकाउंट को भूल गए। तो ऐसे बहुत ढेर सारे अकाउंट्स थे जिसको एज अ म्यूल अकाउंट यूज किया जा रहा था। म्यूल अकाउंट मतलब कि कोई एक थर्ड पर्सन को जो है पैसा भेजने के लिए कोई एक तीसरे बीच का बना करके, जिससे कि आप कहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे उसका एक फर्स्ट स्टेज मान लीजिए जहां से मनी लॉन्ड्रिंग स्टार्ट हो जाती है, किसी के अकाउंट के किसी और के नाम पे अकाउंट को यूज करके किसी और को पैसा भेज देना, तो फिर जिससे कि ब्लैक मनी को हम व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि वो अकाउंट तो कोई यूज ही नहीं कर रहा है। तो कोई थर्ड जैसे बीच में एक अकाउंट हो गया, इधर से किसी को पैसा भेजना है, इधर से बीच वाला कोई यूज ही नहीं कर रहा है, इधर अब कोई ब्लैक मनी है तो इस अकाउंट में डाल के उसको व्हाइट करवा लिया, फिर इधर वाले को भेज दिया। तो ऐसे करके उसको म्यूल अकाउंट के तौर पे जो है बहुत से अकाउंट्स को यूज किया जा रहा था। और दूसरी बात क्या हुई थी कि एक एक जो है केवाईसी में भी काफी ज्यादा ग्लिचेस मिले थे। उन्होंने बोला था कि आप अपनी केवाईसी को ध्यान से देख करके भरवाओ केवाईसी, लेकिन यहाँ पे केवाईसी के नॉर्म्स भी बहुत ज्यादा उसके अच्छे नहीं थे पेटीएम के। कैसे भी केवाईसी किसी ने भर दी तो भर दी, नहीं भरी तो नहीं भरी, और कैसा भी भर दिया, कैसे भी गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो भी इतना कोई एक्शन नहीं था उस पर। तो इस चीज को भी लिया कि बहुत ज्यादा था। और दूसरा, आप पैन नंबर्स जो थे, एक एक पैन नंबर पे यहाँ तक देखा गया कि हजार हजार लोगों के अकाउंट्स चल रहे थे, हजार अकाउंट से एक पैन नंबर पे जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है उस पर हजार हजार अकाउंट चल रहे थे। तो ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो है पेटीएम में देखी गई। तो अब उसको बोल दिया कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन 29 फेब से जो है कोई ट्रांजैक्शन करना बंद कर दोगे, जितने भी आपके ट्रांजैक्शन है उसको जल्दी जल्दी 29 तक निपटा लो, और कितने 15 मार्च तक जो है अब आप कोई भी अकाउंट एंड वॉलेट में पैसा लेना भी बंद कर दोगे 15 मार्च के बाद से, ठीक है। और जब तक आपका सारा इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप किसी का अकाउंट भी अब अपने उसमें नहीं खोल सकते। तो एक तरीके से पूरे तरीके का बैन लग गया। तो अब पेटीएम भाग के गया किसके पास में, पेटीएम की मदर कंपनी थी, पेरेंट कंपनी कौन सी थी, ये आपकी 197, मतलब इसको बनाने वाली एक तरीके की मदर कंपनी आप मान लो, पेरेंट कंपनी मान लो 197। तो और फिर उसी से बनाया था पेटीएम पेमेंट बैंक बनाया था। आप जानते हैं कि ऐसे कुछ कंपनीज काम करती रहती हैं फाइनेंस के सेक्टर में, फिर बाद में वो अप्लाई कर देती हैं आरबीआई के पास में कि हमें भी एक बैंक का दर्जा दे दो। तो पहले उनको जो है नॉन शेड्यूल्ड बैंक में डाल दिया जाता है, पहले आरबीआई उसको जो है मॉनिटर करता है। शेड्यूल्ड बैंक होती है, एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक होती है। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक आप समझ लीजिए कि जो एकदम से इस बैंक बनने का स्टार्टिंग का जो फेज होता है वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक में आता है। पहले उस बैंक को जो है नॉन शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दे करके आरबीआई देखती है कुछ सालों तक, कुछ उसका अपना 4 5 10 साल का जो है पीरियड होता होगा, देखती है कि आप सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर देखती है, फिर उसको जो है एज अ शेड्यूल्ड बैंक में जो है लिस्ट करती है बाद में, तो फिर उसको प्रॉपर बैंक का दर्जा बाद में मिल जाता है। तो अभी ये पेटीएम बैंक को भी एक तरीके से नॉन शेड्यूल्ड बैंक के तौर पे ही रखा था, और वो जो है निगरानी में ही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन्होंने एक से एक जो है ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे। तो अब उनको पूरे तरीके से बंद करने की ही बात कह दी गई। तो अभी इनकी जो पेरेंट कंपनी थी पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी थी, एक पेटीएम पेमेंट बैंक अलग चीज़ है, ये पेटीएम ऐप अलग चीज़ है। पेटीएम पेमेंट बैंक जो था दोस्तों, वो एक तरीके के बैंक के तौर पे वो काम करना स्टार्ट कर रहे थे वो। और जो ये पेटीएम, ये लोग ऐसे कोई डिपॉजिट्स वगैरह, देखिए जो पेटीएम वगैरह ऐसे कोई डिपॉजिट्स वगैरह ये ले नहीं सकते, एक लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं। ऐसे कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह किसी को नहीं दे सकते हैं, ये लोग क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास, आप देखते होंगे कि आपके पास मैसेज आते होंगे कि
पेटीएम से मैसेज आया है कि क्रेडिट कार्ड ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ये पेटीएम का क्रेडिट कार्ड नहीं होता, ये किसी थर्ड पार्टी का मान लो कि कोई और बैंक है, उन्होंने पेटीएम से कहा है एक तरीके से एडवर्टीजमेंट करवा दो अपने यहाँ पे, तो पेटीएम ने अपनी तरफ से आपको भेज दिया कि आप क्रेडिट कार्ड हमारे साथ खुलवा लीजिए, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये काम करता है पेटीएम, खुद से जो है क्रेडिट कार्ड नहीं प्रोवाइड करता है। तो हाँ, यहाँ पे ये जो इनकी पेरेंट कंपनी थी, फिर ये गई है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास में कि अब आप जो है हमारी उसकी नैया को संभालो और आप देखो हमारे जैसा पेमेंट पेटीएम बैंक जो है, पेटीएम पेमेंट बैंक जो काम कर रहा था, अब आप उसकी जगह पे जो है आप हमारे हाथ को थाम लो, आप हमारी चीज़ों को देखो, जिससे कि पेटीएम आगे भी काम करते रहना जारी रखे, उसका जो है काम बंद ना होने पाए। तो आरबीआई ने एनपीसीआई से बोला है कि आप इसके जो है एप्लीकेशन को एग्जामिन कर लो एक बारी, इन्होंने जो आपको एप्लीकेशन भेजा हुआ है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू एग्जामिन द रिक्वेस्ट बाय 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ओसीएल टू बिकम अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जो तीसरी पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर होती है इनके बीच में, उसकी बात कही है। एक जो है आपकी एक पेरेंट कंपनी हो गई इसकी ये 197, दूसरा इसका ऐप हो गया आपका पेटीएम का, एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर हो गया आपका एनपीसीआई, ठीक है। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर टीपीएपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीपीएपी, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। फॉर यूपीआई चैनल फॉर कंटिन्यूड यूपीआई ऑपरेशन फॉर ऑफ पेटीएम एप्स एज पर नॉर्म्स। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने आपको सबकी सब बता दी है कि कैसे क्या क्या करना है। फॉर सीमलेस माइग्रेशन ऑफ पेटीएम हैंडल टू अदर बैंक्स, एनपीसीआई में फैसिलिटेट सर्टिफिकेशन ऑफ 4 to 5 बैंक्स एज पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक्स। देखिए यहाँ पे बात क्या कह रहे हैं कि द आरबीआई सेड नो न्यू यूजर्स वुड बी अलाउड टू बी एडेड बाय द सेड टीपीएपी अंटिल एग्जिस्टिंग यूजर्स वर माइग्रेटेड टू अ न्यू हैंडल। जो इसके एग्जिस्टिंग यूजर है, जब तक वो दूसरे माइग्रेट नहीं कर जाएंगे, नए हैंडल पे माइग्रेट नहीं कर जाएंगे, चले नहीं जाएंगे यहाँ से हटके, तब तक ये नए जो है उसको खोल भी नहीं, नए यूजर्स को अलाउ भी नहीं कर सकता है ये पेमेंट अपने ऐप पे। और अलाउड टू बी एडेड बाय द सेड टीपीएपी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, क्या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर till existing users will migrate. For seamless migration of Paytm handle to other banks, NPCI may facilitate certification of 4 to 5 banks as payment service providers. PSB payment service प्रोवाइडर बैंक्स के नाम पे जो एनपीसीआई है वो 4 से 5 ऐसे बैंक को कह सकती है कि भैया अब जो पेटीएम वाले जो लोग हैं जो माइग्रेट करके किसी और में जाना चाहते हैं, तो आप लोग इनको यहाँ से अपने यहाँ पे जगह दे दो और इनकी सारी जो अकाउंट्स है इनको जो है हैंडल कर लो। तो ऐसा काम कर सकती है हमारी एनपीसीआई। तो अब इसके लिए वो भाग के गए हैं कि यही काम जो पहले करती थी आपकी एक तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक, इनके लिए थर्ड पार्टी प्रोवाइडर ही काम करती थी, वो भी एक तरीके का। लेकिन हमारे पास ये जो है पेटीएम पेमेंट बैंक थी, ऐसे ही एक और है, लगभग 2 ही ऐसे हैं जो अभी काम कर रहे थे, जो बाद में एज अ बैंक उनको मिलने की संभावना थी कि एज अ बैंक बन जाएंगे, लेकिन यहीं पे ही इनकी जो है इतनी बैंड बज गई। तो अब क्या ही कहें कि ये क्या कर सकते हैं आगे। तो छोड़िए, वो सारा न्यूज़ मैंने आपको बता दी, पेटीएम से संबंधित क्या क्या न्यूज़ थी, क्यों ये जो है इतने न्यूज़ में बना हुआ है और इसकी पेरेंट कंपनी क्या है, और ये अब जो है एनपीसीआई के पास में गया हुआ है हेल्प मांगने के लिए। तो अब देखते हैं आगे एनपीसीआई क्या स्टेप लेता है, क्या वो 4-5 बैंक्स को ऐसा उसको बना सकता है कि आप भैया इनको जो है इनके जो अकाउंट्स हैंडल है उसको हैंडल कर लो, ऐसा किसी को आदेश देता है कि नहीं, आगे हम देखेंगे। अगला हमारा क्या है, बेहद ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, सेंटर अमेंड्स सरोगेसी रूल्स अलाउज कपल्स टू यूज डोनर गैमेट्स। देखिए, सेंटर अमेंड्स सरोगेसी रूल्स, सेंटर ने सरोगेसी जो सरोगेसी मदर्स होती हैं, सरोगेसी मदर्स आप समझ लीजिए, जो सरोगेसी होती है वो क्या होती है कि किसी और व्यक्ति को एक तरीके से आप अपने बच्चे को पैदा करवाने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो वही एक तरीके की सरोगेसी हो गई कि किसी, आप देखते हैं इसके पहले अभी बाद हमारा जो है रूल आया 2021-22 में जो रूल आया, उसके पहले तक सरोगेसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी कि जो सरोगेट मदर्स होती थी एक तरीके से बिजनेस ही बना लिया था लोगों ने सरोगेसी का, कि बच्चे पैदा करवाने का, और जो सरोगेट मदर्स होती थी वो भी इसको एज अपने फायदे के तौर पे देखने लग गए थे लोग, उनके घर वाले भी उनको ज़बरदस्ती इस काम में धकेल देते थे। अब क्या होता है कि वो जो डोनर्स होते हैं उन्होंने अपना जो है गैमिट दे दिया। गैमिट का मतलब क्या होता है, गैमिट मतलब होता है दोस्तों, आप समझ लीजिए एक तरीके का जो जीन होता है बच्चों को
बच्चे पैदा करने वाला जो जीन होता है वो उसी को हम गैमेट कहते हैं। जो सेल होती है, सेल जो सेल होती है बच्चे वाली, वही उसी को हम गैमेट कहते हैं। जैसे कि आप कह लीजिए औरतों में अंडाणु होते हैं और पुरुषों में शुक्राणु, ओवा और स्पर्म जो होते हैं वही एक गैमेट आते हैं। इसको हम युग्मक बोलते हैं हिंदी में, युग्मक। युग्मक जो दो चीज़ों को मिलकर के बनता है वो है आपका शुक्राणु, ओवा और स्पर्म जो होता है, ओवा और स्पर्म, इसी को ही हम बोलते हैं। आप जब कहीं पे सुनेंगे तो आपको याद रहेगा, ओवा मतलब कि जो अंडाणु होता है, स्पर्म मतलब शुक्राणु। तो ये जो है, जो औरतों का ओवा होता है, अंडाणु जो निकलता है, इसको आप फीमेल गैमेट बोल दीजिए, और जो स्पर्म होता है इसको आप मेल गैमेट बोल दीजिए। तो ऐसे टर्म्स आप सुन लेंगे तो आपको मतलब कि समझ में आ जाएगा कभी अगर आपने न्यूज़ में कहीं देखा, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो पहले ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो बीच में गवर्नमेंट लेकर के आई सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022। तो उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स किया। उन्होंने कहा कि अब जो है आप इसको बिजनेस नहीं बना सकते। जैसे पहले क्या होता था कि जो सरोगेट मदर्स होती थी, वो जैसे 9 महीने उन्होंने बच्चे को रखा अपने पेट में, उसके लिए उनको पैसे दे दिए जाते थे, ढेर सारे पैसे दे दिए गए, तो उनको भी वो फायदा हो जाता था, पैसे मिल जाते थे, और जो है साथ के साथ उनको थोड़ी केयर वेयर भी प्रोवाइड करवा दी जाती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला कि मदर की तो कोई चिंता नहीं, मदर मर जाए, जो सरोगेट मदर है वो मरे चाहे जिए, जिसने उसको जो है बच्चे पैदा करने के लिए, तो उसको बस बच्चे से मतलब है, तो वो बच्चे पे ही ज़्यादा फोकस्ड रहते थे, और किसी को भी पकड़ के सरोगेट बनवा दिया। तो ये बिजनेस चलाने लग गए थे। ऊपर से जो एक तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं लोग, तो वो बच्चे को और उनको वहां से लेकर के धकेल दिया प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में, कोई सरोगेट बच्चा हुआ। और कभी कभी क्या हुआ कि एक बारी सरोगेसी में आपने जो है करवा तो दिया, किसी औरत के अंदर आपने अपना ओवम और स्पर्म डलवा तो दिया, और वहां पे बच्चा बाद में होने लगा, और बाद में दोनों का तलाक हो गया, लड़ाई हो गई आपस में हस्बैंड वाइफ की। और या फिर वो कोई बाहर का भी, जो फॉरेनर्स भी आते थे हमारे यहाँ पे, इंडिया में जो फॉरेन के लोग आते थे, वहां पे भी काफी ज्यादा फेमस थी सरोगेसी के लिए इंडिया। जो फॉरेनर्स आते थे वो भी यहाँ पे सरोगेसी करवा लेते थे अपने लिए, बच्चों के लिए। तो अब बाद में अगर पेरेंट्स के बीच में ही लड़ाई झगड़ा हो गया, तो बाद में उस बच्चे को देखेगा कौन? वो तो एक तरीके से जो है अनाथ हो गया भाई। और अब वो जो है, जो सरोगेट माँ है, वो उसकी जिम्मेदारी कैसे ही ले पाएगी? वो तो खुद, वो इतने बड़े अच्छी जो है खाते पीते परिवार से तो नहीं आते बेचारे कि वो उन चीज़ों को देख सकते थे। तो ये बहुत सी सारी चीज़ें हो गई थी, एक तरीके का बिजनेस भी बना लिया था लोगों ने इस सरोगेसी को। तो फिर इसको देखते हुए फिर रूल लेकर के आई थी हमारी गवर्नमेंट की, जिससे इन चीज़ों को रोका जाए। तो उन्होंने कहा कि अब सरोगेसी हो सकती है एक अल्ट्रुइस्टिक पर्पस से ही हो सकती है, मतलब परोपकारी पर्पस से हो सकती है। ऊपर से वो आपके कोई फैमिली मेंबर हो, जैसे दूर के कोई रिश्तेदार हो, कोई भी आप जानते हैं जिनको, जैसे बीवी हो गई, उसकी बहन हो गई, तो अगर आप में, तभी आप करवा सकते हैं। करवा भी आप तभी सकते हैं जब आपको सर्टिफाइड ऐसा हो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम्स है, आपको बच्चा खुद से पैदा करने में इतनी प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता है, आपको डॉक्टर से सर्टिफिकेट मिला हो, तो आप ऐसा करवा सकते हैं। खास करके अपने किसी रिलेटिव में, किसी नोन से ही ऐसा करवा सकते हैं। जैसे बीवी की बहन हो गई, तो उससे आपने करवा लिया एज अ सरोगेट, उसको बना करके, अगर वो उस चीज़ पर राजी होनी चाहिए, आपने उसको एज अ सरोगेट बनवा लिया और आपने जो है आप पेरेंट बन गए बाद में। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वरदान भी साबित हुआ जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा था, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी उनके पास में। लेकिन बात यहाँ पे क्या हुई कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया था कि जो डोनर्स हैं वो दोनों ही पति पत्नी के ही होने चाहिए। जैसे कि कोई सरोगेट करवाना चाहता है किसी को, तो पति पत्नी का ही गैमेट होना चाहिए, मतलब उनका ही अंडाणु और शुक्राणु होना चाहिए, कोई बाहर का नहीं होना चाहिए, ऐसा रूल बना दिया था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि एक कोर्ट के पास में एक ऐसा केस गया था, जिसको लेकर के फिर कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि आप जो है किसी और का भी, कोई और डोनर हो सकता है, कोई और भी जो है गैमेट को दे सकता है वहां पे, लेकिन एक बंदा जो है आपका खुद का होना चाहिए, दूसरा वाला कोई जो है दूसरा भी दे सकता है। कि मान लो कोई औरत है, उसको ऐसी प्रॉब्लम है कि वो जो है उसका अंडाणु ही नहीं निकल रहा है, उसका ओवा ही नहीं निकल रहा है, तो उसका पति दे दिया अपना स्पर्म, और जो है वो अंडाणु किसी और महिला से लेकर के सरोगेट करवा दिया गया। ठीक है, उसको फर्टाइल करवा दिया, इनफर्टाइल करवा दिया गया। तो लेकिन अब जो है ये बात अलाउ कर दी है गवर्नमेंट ने, इस रूल के तहत में अमेंड कर दिया कि आप किसी थर्ड पार्टी से भी ले सकते हो। पहले इसको एकदम से मना कर दिया था गवर्नमेंट ने कि आप किसी और से नहीं ले सकते हो, लेकिन अब उन्होंने अलाउ कर दिया। लेकिन उसमें भी क्या है, जो कपल है, जो इंटेंडिंग कपल है, जो चाहते हैं बच्चा पैदा करना, उनमें से एक कोई ना कोई होना चाहिए, है वो मदर हो चाहे वो उसका फादर हो, उसमें से किसी एक का जो है गैमेट होना चाहिए उसमें, और दूसरा वो किसी और डोनर से ले सकते हैं। लेकिन ये भी रेयर केसेस में ही मतलब करना है, जिसमें ये एकदम से सर्टिफाइड हो कि अब जो है कोई एक उसमें से कपल में से कोई एक बंदा उस जो है
बच्चे पैदा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, वो ये ओवा मतलब अंडाणु या शुक्राणु देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, तो तब वो ऐसा कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ थी सरोगेसी वाली। और आगे क्या है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज मॉडिफाइड द सरोगेसी रेगुलेशन रूल 2022, ठीक है, एंड नोटिफाइड दैट बोथ गैमेट्स नीड नॉट कम फ्रॉम मैरिड कपल। जो बोथ गैमेट है मतलब कि जो युग्मक है, जो अंडाणु शुक्राणु है, ओवा और स्पर्म है, उसकी आवश्यकता नहीं है कि वो जो मैरिड कपल है दो के दोनों से ही दोनों चीजें आए, उनमें से कोई एक उनका हो सकता है, किसी और का हो सकता है। इन केस दे आर सर्टिफाइड एज सफरिंग फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन, वो किसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं, सर्टिफाइड है, उनको एक तरीके से परमिशन मिली हुई है मेडिकल की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से। एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट द कपल कैन हैव अ चाइल्ड बोर्न थ्रू सरोगेसी बट मस्ट हैव एटलीस्ट वन गैमेट फ्रॉम द इंटेंडिंग कपल। अब उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एक तो जो है गैमेट ऐसा होना चाहिए, जो कपल बच्चा पैदा करवाना चाहते हैं उनमें से एक का तो वो होना ही चाहिए, ठीक है। ऑल्सो सिंगल वुमेन, विडो और डिवोर्सी, जो सिंगल वुमेन है, एक महिला चाहती है कि वो उसको बच्चा चाहिए, चाहे वो शादीशुदा नहीं है, उसने शादी नहीं की है, लेकिन फिर भी वो चाहती है सरोगेसी से बच्चे पैदा करना, या फिर कोई विडो है, विधवा महिला है, उनके लिए क्या है, अंडरगोइंग surrogacy must use self eggs and donor sperm to avail surrogacy procedure, the notification has said। उन्होंने कहा कि लेकिन जो सिंगल औरत है, महिला है, और जो क्या कहते हैं विडो है, विधवा है, उनके लिए क्या है कि उसमें तो एक ही व्यक्ति है, मतलब कि औरत ही बची है, तो आदमी तो है नहीं, अगर लेकिन उसमें अगर उनको बच्चे चाहिए सरोगेसी के थ्रू, तो उनको ये कंडीशन मस्ट है कि उनको अपना ही ओवा देना ही पड़ेगा, उनको अपना अंडाणु देना ही पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ें करनी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है दोस्तों कि अगर मान लो कोई एक व्यक्ति है, औरत है, उससे एक जो है इमोशनल कनेक्शन भी तो होता है बच्चे के साथ में। अगर वो महिला का खुद का ओवा नहीं हुआ, वो मान लो करने की स्थिति में उसको खुद का ओवा नहीं हो, खुद का अंडाणु नहीं है उसमें, तो उसको कल को एक जो है अटैचमेंट की भी फीलिंग तो कम हो सकती है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा जो है होता ही है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा होना बहुत पॉसिबल है। तो उस बच्चे का अब्यूज भी तो हो सकता है, फिर तो ये हुआ कि वो हमारा तो बच्चा है ही नहीं, एक तरीके से वो तो किसी और का बच्चा है। अगर दोनों अंडाणु शुक्राणु किसी और के ही हैं तो वो तो दूसरे का ही बच्चा हुआ, फिर तो हमारा नहीं हुआ। तो उसके प्रति जो लगाव है, ये चीज़ें हैं, वो थोड़ी कम होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और वो अकेला पेरेंट है, अकेली माँ है, तो उसको फिर देखना थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। तो इसलिए उसका जो है खुद का अंडाणु होना जरूरी है, जिससे वो एक कनेक्टिविटी भी फील होती रहे बच्चे के साथ में। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी इसके कई डायमेंशंस हैं जिसको लेकर के जो है हमारी गवर्नमेंट सोचती है। तो उन्होंने कहा कि जो विधवा हैं और जो सिंगल वुमेन है, उनको जो है उनका अंडाणु होना ही चाहिए। आगे उन्होंने कहा द लेटेस्ट अमेंडमेंट कम्स आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड व्हाई द सेंटर वाज नॉट टेकिंग अ डिसीजन ऑन द मैटर। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज नाउ अमेंडेड द अर्लियर रूल्स दैट स्टेटेड दैट कपल्स अंडरगोइंग सरोगेसी मस्ट हैव बोथ गैमेट्स फ्रॉम द इंटेंडिंग कपल। जैसा पहले उन्होंने कहा था, फॉर्म 2 कंसेंट ऑफ सरोगेट मदर्स एंड अग्रीमेंट फॉर सरोगेसी। एक होता है फॉर्म 2, जो होता है कंसेंट ऑफ द सरोगेट मदर, जो सरोगेट करना चाहती है, जो कहती है, जो अपनी कोख, उधार की कोख देती है कि हाँ आप लो और बच्चे हमारे कोख से पैदा कर सकते हो अपने लिए, तो उस मदर की जो है कंसेंट, सहमति होनी चाहिए। एंड अग्रीमेंट फॉर सरोगेसी, और ये एक तरीके का अग्रीमेंट का फॉर्म होता है सरोगेसी का, फॉर्म 2। इसमें ही जो है ऑफ द सरोगेसी रूल रीड विद रूल 7, रूल 7 है, इसी में एक रूल 7 है, वॉज अमेंडेड ऑन द मार्च 14 2023, 14 मार्च 2023 में इसी में एक रूल 7 था, फॉर्म 2 में एक रूल 7 था, जिसको अमेंड किया था 2023 में गवर्नमेंट ने, जिसने बोला था कि वो जो एग्स है दोनों ही स्पर्म और जो ओवा है दोनों ही इंटेंडिंग कपल से आने चाहिए, जो सरोगेट करवाना चाहते हैं बस उन्हीं से ही आना चाहिए, आप दूसरे से नहीं ले सकते। तो ऐसा कुछ उन्होंने जो है अमेंडमेंट करके बना दिया था। टू स्टिपुलेट दैट डोनर एग्स कुड नॉट बी यूज्ड फॉर जेस्टेशनल सरोगेसी ऑफ एन इंटेंडिंग कपल, दिस हैव जेस्टेशन पीरियड। क्या होता है दोस्तों जेस्टेशन पीरियड, आप समझ लो, एक वर्ड है, ये भी ध्यान रख लो, कुछ कुछ वो कैप्स भी मिलती हैं तो मैं बता देती हूँ। जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन क्या होता है, ये मतलब क्या होता है गर्भावधि, जो गर्भावधि होती है, बच्चा पेट में रहता है जितने महीने तक का, तो उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं कि गर्भावधि जो होती है, बच्चा 9 महीने जो रहता है उसको ही जेस्टेशन बोलते हैं हम। तो ये एक वोकैब है, मैंने आपको बताया।
ध्यान रखिएगा। gestation surrogacy of an intending couple, this has now been amended by a notification of the Ministry of Health and Family, कौन हेल्थ और हेल्थ एंड फैमिली जो है मिनिस्ट्री ने इसको जो है अमेंड किया हुआ है। द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड कैन सर्टिफाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सर्टिफाई कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड कैन सर्टिफाई द आइदर हस्बैंड और वाइफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंटेंडिंग कपल सफर्स फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन। किसका मान्य होगा सर्टिफिकेट? उसका मान्य होगा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड जो होगा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड जो होगा, किसी भी जिले का जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड होगा वही जो है एक सर्टिफिकेट देगा कि किसी पत्नी या पति को कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको जो है एक डोनर चाहिए जो अपनी ओवा या जो है स्पर्म को डोनेट कर सके। सफर्स फ्रॉम मेडिकल कंडीशन नेसेसिटेटिंग द यूज ऑफ डोनर गैमेट्स, द सरोगेसी यूजिंग डोनर गैमेट्स इज अलाउड सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ये भी जो है सरोगेट जो किसी से डोनेट करवाएंगे किसी से स्पर्म या ओवा, तो वो भी कुछ जो है कंडीशंस के अधीन ही होगा। सिंगल वुमेन विडो और डाइवोर्स अंडर गोइंग सरोगेसी मस्ट यूज सेल्फ एग्स एंड डोनर स्पर्म टू अवेल सरोगेसी प्रोसीजर्स। द नोटिफिकेशन जो मैंने बताया कि सिंगल विडो और जो सिंगल महिलाएं हैं वो मस्ट, उनके लिए मस्ट है कि उन्हीं का एग होना चाहिए। मेनी पेटिशंस, एक बार क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में कुछ पेटिशंस डले थे, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे जो है केस को अलाउ कर दिया था जिसमें किसी और डोनर को उन्होंने अलाउ कर दिया था कि ठीक है आप जो है सरोगेसी करवा सकती, उसमें महिला को बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि हमें बच्चा चाहिए जिसकी लिए मैं खुद जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं खुद जो है ओवा जो है ओवल्यूट नहीं कर सकती हूँ, मतलब अंडाणु नहीं आ रहे थे उस औरत में। तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक स्पेसिफिक केस मानते हुए उनको अलाउ कर दिया था कि ठीक है आप एक डोनर ले सकते हो। उसके बाद से एक तरीके की बाढ़ आ गई कोर्ट में कि हमें भी जो है आप इस केस को अलाउ करो, क्योंकि ऐसी बहुत सी औरतें हैं और आदमी हैं जिनमें ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है लेकिन उनको बच्चा चाहिए, तो आप उनको ऐसा अलाउ करो। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला था कि आप इस पर कुछ जल्दी से डिसीजन लो, बनाओ। तो फिर जो है हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया अभी जाकर के। द सुप्रीम कोर्ट इन द जनवरी आज द सेंटर व्हाई इट इज नॉट डिसाइडिंग फॉर मेनी वुमेन रशिंग टू द टॉप कोर्ट विद ग्रीवेंसेस। द सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जो है, जो हमारी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, ASG हैं, सेड द लास्ट मंथ दैट द गवर्नमेंट वाज considering the amendment brought in surrogacy law last year. Several pleas were filed in the top court following the amendment made रूल 7 ऑन सरोगेसी ऑन मार्च 14। रूल नंबर 7 में ही चेंज किया गया है सरोगेसी के, जिसको 2023 में, मार्च 2023 में गवर्नमेंट ने चेंज किया था, फिर उसी को ही चेंज करके अब अलाउ कर दिया गया है डोनर को। इन दिसंबर लास्ट ईयर द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन द पर्पज ऑफ प्रीवियस रूल्स एंड सेड द वेरी पर्पज ऑफ सरोगेसी वुड गेट डिफीटेड बाय सच रूल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरीके का आप रूल बनाएंगे तो जो हमारे सरोगेसी का पर्पज ही है, जो उसका एक मेन पर्पज है, वही ही डिफीट हो जाता है, वही खत्म हो जाता है। क्योंकि किसी को बच्चा चाहिए तो उसमें प्रॉब्लम होगी, तभी तो वो जो है सरोगेट करवाना चाहता है बच्चे को। तो अगर आप ऐसा रूल ला देंगे कि दोनों ही डोनर वही होने चाहिए, तो फिर तो क्या ही दिक्कत है। अगर उनको ऐसा है तो वो खुद ही करवा सकते हैं, IVF वगैरह करवा सकते हैं। लेकिन उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि उनका खुद का एवोल्यूट नहीं हो रहा हो, तो इस वजह से उनको कोई डोनर चाहिए हो, तो ऐसा करने से उनकी जो है प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी उन्होंने बताई। और द लेटेस्ट अमेंडमेंट इज अ टेस्टामेंट टू द सेम दैट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पेशेंट्स। ये फंडामेंटल, पेशेंट के फंडामेंटल राइट को ही प्रोटेक्ट करता है, ऐसा किसी जो है एक मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है किसी IVF के। आगे देखते हैं इसी से ही संबंधित एक और है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा उनसे, जो हमारी ऐश्वर्या भाटी हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो अपीयर हुई थी इस केस के मामले में, उनसे उन्होंने पूछा विल सरोगेसी बाय अ सिंगल वुमेन अफेक्ट चाइल्ड्स लेजिटिमेसी। उन्होंने कहा कि जो अगर सिंगल वुमेन है, जो अकेली महिला है जिसकी शादी नहीं हुई, शादीशुदा नहीं है, तो वो अगर सरोगेसी से कोई बच्चा चाहती है, उसको कोई बच्चा होता है, तो क्या इससे जो है उसकी बच्चे की लेजिटिमेटी, उस बच्चे की वैधता पे कोई फर्क पड़ेगा? हम उसको कैसे क्या करार देंगे? कि आप जानते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में ये बहुत ही टैबू का विषय है कि कोई भी औरत अगर बिना विवाह के उसको बच्चा हो जाता है तो लोग उसको कुछ अलग ही नज़र से देखते हैं। इवन बहुत अलग, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का माहौल इतना नहीं है, बहुत आप पिछड़े एरियाज में जाएंगे वहाँ तो इवन मार तक देते हैं, बच्चे और माँ को दोनों को ही मार देते हैं लोग। इतना ज़्यादा टैबू का विषय, मुझे तो समझ में नहीं आता दोस्तों।
लोग इस तरीके के एक तरीके की हिपोक्रेसी करते हैं, दोगलापंती करते हैं कि आप उसको किसी और सेंस में जो है एक्सेप्ट कर रहे होते हो और किसी सेंस में उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हो। जब इंसान देखिए, जब इंसान खुद से बैंड बाजा बजवा के किसी दो इंसान की शादी करवा देता है कि हाँ भैया अब हम, पूरी सोसाइटी ने बैंड बजवा दिया है और हमने जो है सहमति दे दी है, रहना तो किसी दो इंसान को साथ में है, लेकिन पूरी सोसाइटी को ये खुजली रहती है कि सहमति तो हमें देनी है इनको, तभी ये दो लोग साथ में रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। अगर कोई अपने मर्जी से कोई दो व्यक्ति साथ में रह जाए तो सोसाइटी को जो है ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग सकती है कि नहीं, हम जो है जब तक बैंड बाजा नहीं बजा लेंगे, हम आपके यहाँ पे आके खाना नहीं खा लेंगे, नाच गा नहीं लेंगे, तब तक आप वैलिड कैसे मान सकते हो? आप लोग साथ में रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि हमारी हमारी सोसाइटी का जो है वैलिडेशन ज़्यादा जरूरी है रादर देन आपको खुद को रहना है उसके वैलिडेशन के। जबकि साथ में लाइफ बितानी होती है उन दो इंसानों को, लेकिन पूरी सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व होने की पूरी कोशिश करती है। तो ये चीज़ें तो समझ नहीं आती हैं। खैर, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है इन सब चीज़ों के ऊपर दोस्तों, आपका अलग हो सकता है। मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये सच्चाई तो है एक तरीके की। कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, कुछ लोगों को सही लग सकता है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि जो सरोगेट मदर्स हैं, जो अकेली हैं या विडो हैं, जो सिंगल विमेंस हैं, उनके लिए क्या आपने प्रोविजंस लगाए हुए हैं, उसका बच्चा लेजिटिमेट होगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा, जो ऐश्वर्या भाटी हैं, उन्होंने कहा द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे आस्क्ड द गवर्नमेंट वेदर अ सिंगल वुमेन इंटेंडिंग टू बी अ मदर थ्रो सरोगेसी विल अफेक्ट द लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की वैधता को जो है अफेक्ट करेगा। इफ देयर इज अ नो मैरिज एंड चिल्ड्रन आर बॉर्न, अगर कोई शादीशुदा नहीं है और बच्चा पैदा हो जाता है, विच इज द लॉ दैट गिव्स देम लेजिटिमेसी, कौन सा ऐसा लॉ है आपके पास जो उनको जो है लेजिटिमेसी देता है, उनको वैध करार देता है, अगर उनकी शादी नहीं हुई है, उनको बच्चा हो गया है तो। विच इज द लॉ दैट गिव्स लेजिटिमेसी टू चिल्ड्रेन बॉर्न आउटसाइड अ फॉर्मल मैरिज, जो फॉर्मल मैरिज है उसके बाहर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए आपने क्या ऐसे प्रावधान किए, उसको कैसे आप लेजिटिमेट करार देंगे। बी इट अ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज, क्या ये एक तरीके का वॉइड और वॉइडेबल मैरिज होगा। देयर मस्ट बी द सेरेमनी ऑफ मैरिज, क्या यहाँ पे जरूरी होगा कि एक मैरिज की सेरेमनी हो तभी कोई बच्चा हो सकता है, बिना सेरेमनी के नहीं हो सकता है, तभी हम बच्चे को वैध करार देंगे, नहीं तो अवैध करार देंगे। वैध करार देने वाले या अवैध करार देने वाले लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता, वो तो खुद अवैध हैं लोग जो करार देने की कोशिश करते हैं। बच्चा कैसे वैध और अवैध हो सकता है? बच्चा तो पूरे तरीके से वैध होता है दोस्तों, लेकिन जो करार देने वाले लोग होते हैं वो खुद अवैध होते हैं, वहां पे जबरदस्ती का घुसने की कोशिश करते हैं किसी भी मैटर में, जिससे उनका कोई एक तिनके का भी फर्क नहीं होता है। बस लोगों को ये लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ लोग हैं तो उनका क्या ही किया जा सकता है। अब कोई कहे कि मेरे तो दिमाग में ही खुजली हो रही है, मुझे बस बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इनको हम देख करके मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो ऐसे लोगों का आप क्या करेंगे? इनका तो कुछ नहीं किया जा सकता सोसाइटी में। अगर कोई एक वैलिड रीजन हो जिसपे कि हाँ सामने वाले ने ठीक है उसका बच्चा वो आकर के आपको मार दिया, काट दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन आप शांति से अपने घर में बैठे हो, वो अपने घर में बैठे, लेकिन यहाँ बैठे बैठे आपको लग रहा है कि नहीं मेरे तो दिमाग में खुजली हो रही, मुझे तो बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मेरा ओपिनियन है। तो आप ओपिनियन होते कौन हो देने वाले? कोई बच्चा लेजिटिमेट है कि नहीं है, वैध है कि अवैध है? तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा, और इन्होंने कहा मस्ट द सेरेमनी मैरिज इज इट नॉट। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप बताइए कि क्या इसके लिए जो जिनकी शादी नहीं हुई, शादीशुदा जो नहीं है औरतें, उनका जो बच्चा होगा वो लेजिटिमेट होगा कि नहीं, तो क्या इसके लिए एक फॉर्मल शादी की जरूरत है, बिना उसके जो है वो लेजिटिमेट हो ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ पे ऐश्वर्या भाटी जी ने कहा, जो हमारी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थी, उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये जो है लेजिटिमेट बच्चे का, वैध बच्चे का कंसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है अब। और यहाँ पे 4 तरीके की शादी है, 4 तरीके के से पैदा होने वाले बच्चे हैं जिनको हमने जो है एक तरीके से लेजिटिमाइट किया है। लेजिटिमाइट भी क्या, सारा ही बच्चा लेजिटिमेट होता है, लेकिन उन्होंने यहाँ 4 तरीके बताए हैं। 4 तरीकों में उन्होंने क्या क्या बोला। एक है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, द नेचुरल बर्थ, एक नेचुरल बर्थ है जो नॉर्मल होता है लोगों को। दूसरा बर्थ थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें जैसे IVF वगैरह देख लो, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चे होते हैं, वो हो गया। और अगला इन्होंने क्या बताया, बर्थ थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी
और तीसरा क्या है, एडॉप्शन, आप गोद ले ले तो वो भी एक तरीका है बच्चे का। दूसरा हो गया आपका सरोगेसी के माध्यम से। तो ये चार जो है तरीके बताए, एक नेचुरल हो गया, एक एआरटी हो गया जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आईवीएफ वगैरह के माध्यम से लोग बच्चा पैदा करते हैं। दूसरा जो गोद ले लेते हैं वो एक हो गया, और अगला एक हो गया आपका सरोगेसी के माध्यम से। तो ये सारे ही तरीके हैं बच्चे होने के। तो इसमें जो है अब कोई भी ऐसा कंसेप्ट यूज नहीं, कंसेप्ट जो है एग्जिस्ट नहीं करता कि लेजिटिमेट वैध बच्चा है कि अवैध बच्चा है, तो ये कंसेप्ट कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। और इन्होंने फिर उसके उसमें कहा कि हमने ये कठोर लॉ थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मतलब कि कठोर कहिए आप, स्ट्रिंजेंट, ये देख लीजिए, आपको एक वोकैब और बता देती हूँ मैं, स्ट्रिंजेंट ENT है। स्ट्रिंजेंट लॉ जो हम लेकर के आए हैं, थोड़ा कठोर लॉ जो हम लेकर के आए हैं दोस्तों, उसका कारण यह है कि जिससे कि जो औरत है उसके भी बच्चे का अधिकार सेव हो सके, जो औरत है उसके भी राइट्स सेव हो सके, जो सरोगेट मदर है उसको भी जो है सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई। और भाटी सबमिटेड दैट सिंगल वुमेन अडॉप्शन वाज परमिसिबल इवन ART, सिंगल वुमेन अडॉप्शन को भी हमने परमिसिबल इसके पहले भी किया हुआ है कि जो एक औरत है वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। दूसरा ART को भी अडॉप्ट कर सकती है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी वो जो सिंगल वुमेन है वो बच्चा पैदा करवा सकती है। आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा फुटबॉलर रोनाल्डो भी एक सिंगल पेरेंट था बहुत टाइम तक में, अब जा करके उसको तो जो है उसकी गर्लफ्रेंड भी है। देखिए वहां पे लोगों को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं कि कौन गर्लफ्रेंड है, बीवी बनी है कि नहीं। हमारे यहाँ तो सबके दिमाग में यही खुजली रहती है, इसकी बीवी है कि नहीं है, ये ऐसे ही तो नहीं है इसके साथ में घूम रहे हैं। उनका सारा फोकस खुद की प्रॉब्लम्स को छोड़ के सामने वाले की प्रॉब्लम पे रहता है। वो उसके जो है 4-5 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी शादी नहीं हुई है, वो उनकी अभी भी गर्लफ्रेंड कहलाती है दोस्तों। तो लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों को बस यही खुजली रहती है, किसी को देख भी लेंगे साथ में कोई जा रहा है तो उनको बस यही रहता है कि ये जो साथ में जा रहे हैं इनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, ये भाई बहन है कि क्या है। मतलब कि जबकि उनका दूर दूर तक उनसे कोई वास्ता नहीं, ना उनका घर वो देख रहे हैं चला रहे हैं, ना वो उनका घर चला रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो खुजली है वो हमेशा उनको काटती रहती है कि नहीं इस पे जो है हम देखेंगे, हम देखेंगे। क्या करें, हमारा सोसाइटी का पैटर्न ही ऐसा है जिसमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं हमारे लिए, और हम जो है इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहते हैं। कहने के लिए हम इनसे बहुत हटे हुए रहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो हम इसी में ही सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि हमें ये देखना होता है कहीं कोई जो है ऐसा कुछ कर तो नहीं रहा, हम जो है उस पर नज़र बना के रखें, क्योंकि हमारे दिमाग में ये खुजली चल रही है। कोई नहीं दोस्तों, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे उसके लिए हम सो सॉरी, लेकिन ये चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो उन्होंने बताई मिस भाटी ने, कि हमने एडॉप्शन को भी परमिट किया हुआ है, हमने ART को भी परमिट किया हुआ है सिंगल वुमेन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, सरोगेसी से संबंधित सारी की सारी चीज़ें थी, जो भी इंपॉर्टेंट और एडिटोरियल महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे सारे के सारे मैंने आपको कवर कराया बहुत ही विस्तार में, और आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जो कि एग्जाम में आने की पूरी उनकी संभावना बनती, चाहे वो आदित्य L1 का हो, चाहे वो सरोगेसी से रिलेटेड हो। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है इन क्वेश्चंस की। और लेकिन दोस्तों इतना करने के बाद भी आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा दुख तो हो रहा है हमें, लेकिन जो है अब हम क्या करें, हम फिर भी ला रहे हैं कंटेंट। हमें लग रहा है कि आज नहीं तो कल फिर आप इसको रिकॉग्नाइज जरूर करेंगे, तो हम बस इतना ही कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम किसी पे जो है प्रेशराइज भी नहीं कर सकते हैं। तो बस रिक्वेस्ट ही है आप लोगों से कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करिए, हमारा मोरल बूस्ट होता है, जिससे कि जो है हम आगे और भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स को लाते रहेंगे। और अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अपने, मैं हमेशा कहती हूँ फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों का ही ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही कम्बरसम पढ़ाई है, बहुत ही लॉन्ग टर्म की पढ़ाई है, लंबे समय की पढ़ाई है, ये दीर्घावधि पढ़ाई है एक तरीके की, जो कि बस एक हफ्ते या 10 दिन 5 दिन 1 महीने की पढ़ाई नहीं होती है, साल 2 साल 3 साल 5-5 साल तक लोगों को लगते हैं दोस्तों, इवन उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं बहुत से लोगों को, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस भी मिलती है लोगों को, ऐसी बात नहीं है। तो उसके इन सारी चीज़ों के दौरान आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, फिजिकल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। देखिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कोई एक बहुत बड़ा टैलेंट लेके पैदा नहीं होते, वो भी एक हार्ड वर्किंग इंसान ही होते हैं। तो हमें भी हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क ही सक्सेस की है एक तरीके की दोस्तों। आप कुछ भी कह लीजिए कि एक शॉर्ट तरीका अपना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आपको एक ठीक ठाक जो है सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा।
कुछ लोगों को छोड़िए कि हाँ वो जीनियस थे, आइंस्टाइन हो गए, उनका आईक्यू इतना ज़्यादा था तो फिर वो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन वो लोग ने सक्सेसफुल होने के हिसाब से अपने आप को देखा ही नहीं कभी। उनका तो बस ये था कि उनके अंदर टैलेंट था, उनको बस ये लगता था हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, हमें, उनका दिमाग उनको जो है इस चीज़ को पुश करता रहता, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें थियरीज वगैरह दे दी। लेकिन जो एक नॉर्मल इंसान है, हम सोचते हैं कि हमें एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, हमें यहाँ पे पहुँचना है, हमें जो है एक जॉब ले लेनी है, ऐसा करना है, तो वो चीज़ें आपकी जो है एक हार्ड वर्क के माध्यम से ही होती हैं। ठीक है, जो टैलेंट को भी बीट कर देती हैं। कोई बहुत टैलेंटेड है, हार्ड वर्क नहीं करता तो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। बिना हार्ड वर्क के चीज़ें नहीं होती हैं। और आपके पास अब जो इतना टाइम बचा है, आप इसमें अपना जी जान लगा दीजिए, जितना भी टाइम है, ये भी बहुत है। अगर आप पहले से आप इसके प्रोसेस में है, यूपीएससी की भी तैयारी के प्रोसेस में है, तो जो भी आपके पास 3 महीने का टाइम है, इसमें भी जी जान लगाएंगे तो प्री के लिए तो काफ़ी टाइम है अभी भी आपके पास में, इसको क्रैक कर सकते हैं आप। तो चलिए अब इसी के साथ में विदा दीजिए। और हमारा एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये दोनों ही लैंग्वेजेस में है, बाइलिंगुअल है, बेसिक टू एडवांस चल रहा है हमारा। ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी इसमें आपको पढ़ाई जाएगी। तो आप अपना फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऊपर से ये है आपका क्यूआर, आप हमारे प्ले स्टोर में जा करके नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल करके आप वहाँ से जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर आप यहाँ से जो है रोक करके वीडियो को, क्यूआर को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो इसी के साथ में हमें इजाज़त दीजिए, खाते पीते मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।